from the capital gain. Okay, so various exemptions we have discussed yesterday, that we have discussed about section 54, 54B, 54 EC, 54, okay, 54 वी हैव डिस्कस कि घर के सामने घर लेना है आपको, ओके, लेकिन असेट कैसे होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, ओके। सो फॉर दैट वी हैव डिस्कस सेक्शन 54। बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के केस में ही मिलता है, देखो यहाँ पे लिखा है, बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। वो कैन क्लेम द बेनिफिट इंडिविजुअल नेचर। आपको आपने घर बेचा है, कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको 1, 2 या 3 साल में एक नया घर खरीदना है। 54B वी हैव डिस्कस, अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड बेची है, दैट इज अर्बन एरिया में होगी तो ही टैक्सेबल होती है, तो एग्रीकल्चर लैंड बेची और उसके सामने आपको नई एग्रीकल्चर लैंड 2 साल में बाय करनी है, ओके। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि असेट मस्ट बी ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल गेन में बेनिफिट मिलता है, तो जितना कैपिटल गेन इन्वेस्ट किया है वो और जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर दैट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। फिर वी हैव डिस्कस दी सेक्शन 44D, कंपलसरी एक्विजिशन होता है लैंड का, जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होती है, और आपको 3 साल के पीरियड में कंपलसरी मतलब दूसरी लैंड बाय करनी है, तो दैट इज अलाउड एज एग्जाम्पशन। देन वी हैव डिस्कस दिस लास्ट सेक्शन 54EC लास्टली, कि भाई आपने कोई भी असेट ट्रांसफर की है, ओके, वो असेट कैसी होनी चाहिए, असेट मस्ट बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। सपोज अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर की है, ओके, so if you transfer the long term capital asset and on transfer suppose uh, सपोज कोई भी कैपिटल असेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अगर आप सेल करते हो, सपोज इफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट यू आर सेलिंग, देन ऑन ट्रांसफर ऑफ दैट असेट इफ एनी, yes, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होती है उसको बेचते हो और उस पर आपको गेन हुआ, ओके, कोई भी नहीं, द लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बीइंग अ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, तो असेट जो आप बेच रहे हो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लैंड है या तो फिर बिल्डिंग है या तो फिर दोनों है, और इस पे अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो आपको क्या करना है, यू आर विद इन 6 मंथ यू आर सपोज टू बाय दी बॉन्ड्स। ये सब बॉन्ड्स आपको बाय करने हैं, कल आपको मैंने डिस्कस किया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी या REC लिमिटेड, PFC का YRFC के बॉन्ड्स आपको बाय करने हैं। तो कैपिटल गेन का अमाउंट या तो फिर जो इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट विच एवर इज लोअर दैट इज एग्जाम, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की एक मर्यादा है कि यू कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 50 lakhs। मतलब ये 54EC की मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट 50 लाख की, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी लैंड या बिल्डिंग या तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बेचा है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, उस पर गेन हुआ है, एंड ऑन दैट ट्रांसफर if gain is there, if you want to save the tax on that gain, then within 6 months from the date of transfer you are supposed to buy the bonds which are issued by the National Highway Authority, REC, PFC और IRFC के bonds आपको बाई करने हैं। और वो बॉन्ड कैसे होने चाहिए, कि रिडीमेबल आफ्टर 5 years, मतलब 5 years से कम पीरियड वाले बॉन्ड नहीं, उससे ज़्यादा 5 year और उससे ज़्यादा पीरियड के बाद रिडीम हो ऐसे बॉन्ड आपको बाई करने हैं, ओके। So that exemption you will get. The next point is section 54 डबल ई, यहाँ से हमारा बाकी था, तो आज का हमारा हम यहाँ से चालू करते हैं। 54 देखो 54 का एग्जाम्पन किसको मिलता है, 54 एग्जाम्पन कैन बी क्लेम बाय एनी एसएससी, ओके, मतलब एसएससी में भी इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म कंपनी है OPGY, whosoever is the assessee can claim the benefit under section 54 Now see which asset he has transferred. So see here you can see 54EC was limited to land and building or both. But here you can see you have transferred any asset, but see it should be a long term capital asset. मतलब कोई भी asset, land, building, ज्वेलरी, बुलियन, शेयर्स, कोई भी asset आपने बेची है, एंड सी दैट असेट शुड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है मतलब उस पर जो गेन हुआ है आपको वो भी कैसा गेन हुआ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इफ असेट इज ट्रांसफर बाय यू इज एनी असेट,
54 के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी एसेट आपने बेची और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, अगर उस पर आपको कैपिटल गेन पे टैक्स बचाना है तो आपको क्या करना है, सी द गेन मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द यूनिट स्पेसिफाइड फंड। देखो यूनिट का मतलब होता है म्यूचुअल फंड, जो यूनिट्स इश्यू करता है वो म्यूचुअल फंड की अलग अलग कंपनियां जो यूनिट्स इश्यू करती है वो स्पेसिफाइड फंड की यूनिट्स आपको बाय करना है। देखो ये फंड कैसे है फंड फाइनेंसिंग स्टार्टअप प्रोजेक्ट, तो स्टार्टअप प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने वाले जो फंड होते हैं अलग अलग, ओके, म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वो यूनिट इश्यू करते हैं और आपको वो यूनिट आपने बाय किया है, ओके, देन यू विल गेट दी एग्जम्पशन। देखो कितना एग्जम्पशन आपको मिलेगा, तो एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 लाख, मतलब जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उतना एग्जम्पशन आपको मिलेगा। देखो आपको इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में कर देना है, ये स्टार्टअप फंड के जो यूनिट्स है स्पेसिफाइड उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपने बेची और वो बेचने पे आपको गेन हुआ, तो सी वो गेन पे अगर आपको टैक्स बचाना है तो यू हैव टू बाय दी स्टार्टअप फंड्स, जो स्टार्टअप फंड को फंडिंग करने वाले म्यूचुअल फंड है उसकी यूनिट आपको बाय करना कितने पीरियड में, तो इन्वेस्टमेंट यू आर सपोज टू मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यू आर सपोज टू बाय द यूनिट्स विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। और देखो आपने यूनिट बाय कर दिया तुरंत एग्जम्पशन नहीं मिल जाएगा, देयर इज अ लॉक इन पीरियड कि आपको मिनिमम वो यूनिट खरीदने के बाद 3 साल तक आपके पास रखने, यू डोंट सेल। अगर आपने इससे पहले सेल किया तो जो भी एग्जम्पशन लिया है दैट एग्जम्पशन विल गेट रिवर्स, ओके, सो दैट ऑल्सो वी शुड टेक केयर, the unit should not be transfer for the period, transfer for a period of 3 years, मतलब 3 साल तक जो यूनिट्स आपने परचेज किए उसको आपके पास ही रखने, उससे पहले उसको नहीं बेचने। तो दिस इज सेक्शन 54 लेटेस्ट रिकैप अगेन, कोई भी एसएससी को डिडक्शन एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 54 उसमें जो असेट ट्रांसफर की है वो कोई भी असेट है, बट सी असेट शुड बी अ लॉन्ग टर्म असेट। तो उस पर अगर उसको कैपिटल गेन हुआ है और उसके आपको उसको एग्जम्पशन चाहिए तो क्या करना है, इट हैज टू बाय यूनिट्स ऑफ द स्पेसिफाइड फंड, क्योंकि वो फंड स्पेसिफाइड कैसे होने चाहिए, फंड फाइनेंसिंग द स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट। तो स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, उसको जो फाइनेंस करने वाले जो अलग अलग म्यूचुअल फंड है वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपको बाय करने हैं, ओके, कितने पीरियड में, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, और खरीदने के बाद कितना पीरियड आपके पास उसको होल्ड करना है, मिनिमम 3 इयर्स। कितना एग्जम्पशन मिलेगा, देखिए अमाउंट वॉट एवर यू इन्वेस्टेड इन दी म्यूचुअल फंड के यूनिट में जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो, ओके, दैट इज एग्जाम बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 लाख, ये 50 लाख की जो मैक्सिमम की लिमिट है वो ध्यान रखिए। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 54F, ओके, नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 54F। देखो ये 54F का बेनिफिट किसको मिलता है, तो यहाँ पे देखो अगेन लाइक 54 एंड 54B, दिस डिडक्शन सर दिस एग्जाम्पशन इज अवेलेबल ओनली टू द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही 54F का एग्जाम्पशन मिलता है। अभी उसने कौन सी असेट बेची होनी चाहिए, तो देखो असेट ट्रांसफर शुड बी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। देखो जो बेची असेट वो कोई भी असेट होनी चाहिए, लेकिन वो असेट कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, नॉट बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस। घर को छोड़ के कोई भी असेट आपने बेच दिया, ओके, घर को छोड़ के आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेची और उस पर आपको कैपिटल गेन हुआ है, ओके, तो आपको क्या करना है, तो देखो वही वो 54 वाली कंडीशन है कि आपको विद इन 1 ईयर बिफोर द ट्रांसफर और विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द ट्रांसफर, ओके, यू आर सपोज or after 3 years from the date of transfer you are supposed to buy the new house। असेट बेचो चाहे कोई पण लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगी चलेगा, जो असेट आप बेच रहे हो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन हाउस। अगर घर के बदले में घर खरीदते हो तो 54 वाला सेक्शन है ही, घर के बदले में घर, लेकिन कोई भी असेट आप सेल करो और उसके सामने जो कैपिटल गेन हुआ है फ्रॉम दैट कैपिटल गेन यू बाय दी न्यू हाउस। सो 54 में क्या है कि कोई भी असेट अदर देन हाउस आप बेच रहे हो तो उस पर कैपिटल गेन हुआ है, तो यू आर सपोज टू इफ यू वांट टू सेव द कैपिटल गेन टैक्स और इफ यू वांट टू गेट द एग्जम्पशन, तो बीइंग इंडिविजुअल एंड एचयूएफ यू कैन गेट द एग्जम्पशन, but what is the requirement, you are supposed to make the investment before the 1 year of transfer or
within 2 years from the date of transfer or within 2 years you are supposed to buy the new house or within 3 years you are supposed to कंस्ट्रक्ट द न्यू हाउस। आपको 3 साल में या तो कंस्ट्रक्ट करना है नया घर या तो फिर आपको 2 साल के अंदर नया घर खरीदना है या तो उससे पहले खरीद लिया ट्रांसफर के 1 साल से पहले चलेगा। ओके, लेकिन ये एग्जम्पशन किसको मिलता है? ये एग्जम्पशन देखो, असेसी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब जिस दिन उसने कोई भी असेट ट्रांसफर की उस दिन उसके पास एक ही घर होना चाहिए और ये दूसरा बाई करेगा चलेगा। सपोज उसके पास 2 घर है और तीसरा खरीद रहा है कैपिटल गेन बचाने के लिए तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो द एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू ओनली दोज असेसी हु इज नॉट हैविंग द हाउस और हु इज हैविंग ओनली वन हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। So suppose if you are having already 2 houses and you are buying third one to save the capital gain tax, no exemption will be available. So condition is what? The assessee should not own more than one residential house on the date of transfer. एक से ज़्यादा residential घर उसके पास नहीं होना चाहिए। Okay. और दूसरी कंडीशन, the assessee should not within a period of 2 years of purchase or should not within 3 years from purchase construct एनी रेसिडेंशियल हाउस अदर देन न्यू हाउस। मतलब उसने एक खरीदा है, समझ लो उसके पास ऑलरेडी एक था, एक कैपिटल गेन बचाने के लिए उसने एक दूसरा घर खरीदा। अभी उसके 2 साल या 3 साल में वो तीसरा घर नहीं खरीद सकता। मतलब जब तक इसको एग्जाम्पशन का ये टाइम है उसके अंदर वो जो टाइम पीरियड उसको दिया है कि जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उसके बाद आप एक घर खरीद सकते हो लेकिन उसके बाद दूसरा नहीं खरीद सकते। कैपिटल गेन का अगर ये 54F का एग्जाम्पशन लिया है तो यू कैन नॉट बाय अनदर हाउस। ओके, तो असेसी फी शुड नॉट विद इन पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द ईयर ऑफ परचेज। मतलब आपने कैपिटल गेन बचाने के लिए एक नया घर खरीदा तो उसके 2 साल में एक दूसरा घर खरीद नहीं सकते या तो फिर उसके 3 साल के अंदर आप दूसरा घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ कितना एग्जाम्पशन मिलेगा। तो यहाँ देखो प्रपोर्शनेट एग्जाम्पशन है कि आपका जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय आपने नए घर में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है डिवाइडेड बाय आपका जो भी सेल कंसिडरेशन होगा वो, मतलब सेल कंसिडरेशन में से कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो प्रपोर्शन का में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय सेल कंसिडरेशन, दिस मच अमाउंट विल बी अलाउड एज ए एग्जाम्पशन। बाकी सब में क्या है, जितना इन्वेस्टमेंट करते हो वो और कैपिटल गेन whichever is lower that is allowed as a exemption। ओके, पीसी और डबल ई में 50 लाख की लिमिट है कि 50 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा तो एग्जाम्पशन उसके ऊपर वाले पोर्शन पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रपोर्शनेट एग्जाम्पशन मिलता है कि भाई आउट ऑफ द टोटल कंसिडरेशन हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट प्रपोर्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, so this benefit section 54 is for whom? It is for those assessee who are individual and FPO। okay, they have sold any asset, कोई भी asset बेची लेकिन लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और अदर देन हाउस होनी चाहिए। ओके, और उसको कैपिटल गेन हुआ है, नाउ ही वांट्स टू सेव द टैक्स, so what he has to do, he has to buy the another property and that property means what, he has to buy the one house। ओके, वो हाउस वो जिस दिन ट्रांसफर किया उसके 1 साल पहले बाई कर सकता है या तो फिर 2 साल के अंदर बाई कर सकता है या तो फिर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ये 2-3 साल वाला जो है उसके लिए मैंने आपको आगे भी पढ़ा है कि आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले अगर आपने नहीं घर खरीदा तो वो पैसा आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपको वो पैसा डिपॉजिट कर देना है एंड विद इन दैट पीरियड ऑफ 2 years और 3 years यू आर सपोज टू बाई द हाउस और कंस्ट्रक्ट द हाउस। ओके, तो वो आपको पता है 2 साल 3 साल वाला मैंने 54 में और 54B में आपसे डिस्कस किया हुआ। लेकिन ये बेनिफिट, ये सेक्शन का बेनिफिट किसको मिलता है? इट इज अवेलेबल टू ओनली दोज असेसीज हु आर नॉट ओइंग मोर देन वन हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ दैट योर ओरिजिनल असेट। तो जो आपने जो ओरिजिनल असेट बेची उसका ट्रांसफर के डेट को वो एक से ज़्यादा घर नहीं ओन करता होना चाहिए तो ही बेनिफिट मिलेगा। एंड सी, तो उसमें रिक्वायरमेंट ये भी है कि अगर उसने ये 54 का एग्जाम्पशन लिया तो उसके 2 साल में जिस दिन उसने नया घर खरीदा उसके 2 साल में या तो नया घर बनाया उसके 3 साल के अंदर वो दूसरा नया घर नहीं बना सकता। और कितना एग्जाम्पशन मिलता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ द टोटल शेयर कंसिडरेशन। मतलब अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय सेल कंसिडरेशन, इन दिस रेशियो यू विल गेट द एग्जाम्पशन।
नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पशन इज एग्जाम्पशन, समझ में आ रहा है ना? हेलो, एनीवन हैज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, so let us go ahead with the next section, that is section 54G. now see 54G का एग्जाम्पशन किसको मिलता है? देखो, एनी असेसी, लेकिन वो असेसी क्या होना चाहिए? बीइंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, असेसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होना चाहिए, ठीक है? मतलब वो उसके पास असेसी इंडिविजुअल कंपनी फर्म कोई भी है, लेकिन वो असेसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, कोई इंडस्ट्री चलाता होना चाहिए, ऐसा यूनिट है, उसको 54G का एग्जाम्पशन मिलता है। तो उसमें कौन सी असेट ट्रांसफर की होनी चाहिए? कि मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, देखो यूज फॉर बिजनेस, ओके, बिल्ड कोई पण जो यहाँ इंडस्ट्री नीचे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग एंड लैंड यूज फॉर बिजनेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग સિચ્યુએટેડ ઇન ધી અર્બન એરિયા શુડ હેવ બીન ટ્રાન્સફર। તો અસેટ જે વેચી છે તે તમારી અર્બન એરિયાની અંદર लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी यू हैव ट्रांसफर। देखो यहाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं लेना है, तो असेट कोई भी हो, मतलब लॉन्ग टर्म होगी तो भी चलेगा, शॉर्ट टर्म होगी तो भी चलेगा। देखो, ट्रांसफर शुड बी ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एनी एरिया टू, सॉरी, शिफ्टिंग टू एरिया टू अनदर अर्बन एरिया, मतलब कोई अर्बन एरिया के अंदर आपके पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी था, वो आपने बेच दिया। और आपने बेचा, इसके पीछे का रीजन क्या है? कि एक अर्बन एरिया से आप दूसरे अर्बन एरिया आपका इंडस्ट्रियल यूनिट शिफ्ट करना चाहते हो, इसीलिए बेचा। सपोज मेरा फैक्ट्री सालों से बड़ौदा में चल रहा है, नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल ट्रांसफर माय फैक्ट्री टू दी गिफ्ट सिटी, टू द सूरत। ओके, सूरत शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं गांधीनगर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपने ये कुछ सोचा, तो आपने बड़ौदा का प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग सब इस पर्पज से आपने बेचा, और तो आपको कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन कब मिलेगा? तो यू हैव टू बाय अनदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, देखो, विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर और बिफोर, मतलब 1 साल पहले, या तो फिर 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, यू आर सपोज टू परचेज अ मशीनरी, प्लांट और एक्वायर अ बिल्डिंग और लैंड, और कंस्ट्रक्शन शुड बी completed, land or the construction of building and completed shifting to the new area। मतलब 3 साल के अंदर आपको पूरा नया सेटअप आपको कर लेना है नई जगह पर, लेकिन एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया में मूव कर रहे हो। अभी बड़ौदा में लैंड और बिल्डिंग आपको बेचा, आपको कुछ कैपिटल गेन हुआ, बट योर इंटेंशन इज टू शिफ्ट एट अनदर प्लेस, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने जो कैपिटल गेन किया है उसमें आपको एग्जाम्पशन लेना है, तो आपको 1 साल पहले या तो फिर 3 साल के अंदर आपको नया प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग बाय कर लेना है। नाउ सी हाउ मच कैपिटल गेन विल बी एग्जाम, तो एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू असेट or the capital gain whichever is lower, that one will be exempt from tax, okay? Now the next exemption is section 54GA, okay? section 54GA, देखो 54GA का एग्जाम्पशन किसको मिलता है? लेट अस सी, एनी असेसी बीइंग अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, देखो ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कोई भी असेसी, लेकिन असेसी क्या होना चाहिए? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होना चाहिए। अभी उसने कौन सी असेट बेची है, तो यहाँ पे भी देखो उसके 54G जैसा ही है, अपने प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग यूज इन अ बिजनेस और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन अर्बन एरिया दैट यू हैव ट्रांसफर, ओके? और आपने ट्रांसफर किया क्यों? Okay, transfer should be due to shifting to any special economic zone, whether developed area or in any other area। मतलब कोई जगह नऊ SEZ बनी है, SEZ आपको पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, और वहाँ से आपको फैक्ट्री शिफ्ट करना है। इसीलिए आपने सपोज बड़ौदा में फैक्ट्री थी, वो आपने बेच दी और दहेज SEZ में आपको बाय करनी है, तो बड़ौदा वाला बेचा, और आपने बेचा, इसका पर्पस क्या है? दैट बिकॉज यू वांट टू शिफ्ट योर यूनिट टू दी SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको शिफ्ट होना है। सपोज दहेज में नया SEZ बना, वहाँ पे आप शिफ्ट करना चाहते हो, इसीलिए बड़ौदा वाला यूनिट आपने बेच दिया, कि वहाँ प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, सब बिल्डिंग, फर्नीचर नहीं है यहाँ पे, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग एंड लैंड, 4 years है, इसीलिए आपने बेचा। तो आपको देखो, जितना भी पैसा आप नए प्लांट, मशीनरी और सब में इन्वेस्ट करेंगे, उतना आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। मतलब एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू असेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस इज एग्जाम। लेकिन आपको ये नया इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करना है? प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग एंड लैंड में ही करना है, लेकिन कितने पीरियड में करना है? तो विद इन 1 ईयर बिफोर, मतलब आपने ट्रांसफर किया उसके बस 1 साल पहले,
या तो फिर विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, सी you should purchase the machinery, plant or acquire a building, or you should complete the construction into the new area. तो ये कर देना है आपको 54 GA के अंदर ये एग्जाम्पशन मिलता है. नाउ द लास्ट एग्जाम्पशन अवेलेबल इज सेक्शन 54 GB. ओके, तो सेक्शन 54 GB का एग्जाम्पशन किसको मिलता है? देखो 54 GB इज अवेलेबल टू ओनली इंडिविजुअल एंड HUF. देखो ये इंडिविजुअल एंड HUF को ये एग्जाम्पशन मिलता है. ओके, आपने कौन सी असेट बेची है? देखो आपने लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बीइंग अ हाउस और प्लॉट ऑफ लैंड, ये हाउस और उसके साथ अटैच प्लॉट ऑफ लैंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है. ओके, वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या तो हाउस है या तो फिर रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ लैंड है. ओके, उस पर भी सपोज घर बनाना बाकी है, लेकिन वो प्लॉट ऑफ लैंड कैसा है? रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज होने वाला, शुड हैव बीन ट्रांसफर, और वो भी कैसा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म. ओके, और देखो वो ट्रांसफर कब किया होना चाहिए? ट्रांसफर शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग 1/4/2012 टू 31 मार्च 2022. मतलब ये लिमिटेड पीरियड का ही एग्जाम्पशन था कि 31 मार्च 2022 ની વચ્ચે 1/4/2012 થી 31/3/2022 ની વચ્ચે તમે ટ્રાન્સફર કરેલી આ પીરિયડ. ઓકે, तो आपको एग्जाम्पशन कब मिलेगा? तो आपने जो भी असेट बेची है, जो लैंड या तो फिर प्लॉट ऑफ लैंड या तो फिर बिल्डिंग, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग या रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ लैंड अगर आपने बेचा है, तो उसमें आपको एग्जाम्पशन कब मिलेगा? तो कि यू आर सपोज टू इन्वेस्ट योर मनी समवेयर वेर यू आर. देखो यहाँ पे आपको क्या करना है अगर एग्जाम्पशन चाहिए तो नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज फॉर सब्सक्राइबिंग मोर देन 25% इक्विटी शेयर ऑफ द स्टार्टअप कंपनी. मतलब कोई स्टार्टअप कंपनी नई खुली है या तो फिर आप खुद खोल रहे हो, ऐसी कोई कंपनी के मिनिमम 25% इक्विटी शेयर आपको बाय करना है. स्टार्टअप कंपनी के मिनिमम 25% इक्विटी शेयर आपको बाय करना है. सिर्फ इक्विटी शेयर बाय करने से एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. देखो आपने जो कंपनी को दिया वो उसने कहाँ इन्वेस्ट किया है? देखो, एंड कंपनी इन्वेस्ट द अमाउंट received in the new asset including computer software before the due date of filing of return. मतलब आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले, मतलब सपोज 31 ઓક્ટોબર તમારા માટે ડ્યુ ડેટ હોય તો 31 ઓક્ટોબર પહેલા તમારે આ પૈસા કોઈ કંપનીના, मतलब यू आर सपोज टू इन्वेस्ट दिस मनी इन दी स्टार्टअप कंपनी, और वो स्टार्टअप कंपनी को वही पैसे से आपको 25% इक्विटी शेयर बाय करने, और वही पैसे से वो कंपनी को क्या करना है? तो फिर बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न कंपनी को वो पैसे से कोई भी असेट बाय करनी है. ओके, वो असेट कंप्यूटर भी हो सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकता है, या तो फिर देखो यहाँ पे न्यू असेट, कोई भी न्यू असेट बाय कर सकता है. फिर इंक्लूडिंग करके लिखा है, मतलब दूसरी कोई भी असेट वो स्टार्टअप कंपनी बाय करेगी, चलेगा, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी. आपने इक्विटी शेयर बाय किया और फिर वो कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि यू बाय दी एनी असेट फ्रॉम दिस फंड विच आई हैव गिवन टू यू. ओके, जनरली क्या करता है कि सपोज मैंने कोई घर बेचा और मुझे कैपिटल गेन हुआ और मुझे पैसे बचा नहीं, 54 GB का एग्जाम्पशन चाहिए ना, तो मैं ही एक स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर करूँगा. ओके, और स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर करने के बाद वही कंपनी के 25% या 50%, 25% से ज़्यादा शेयर में सब्सक्राइब करूँगा, और वही पैसा जो कंपनी को दिया वहाँ से कोई भी असेट हम बाय कर लेंगे, तो 54 GB का एग्जाम्पशन मिल जाएगा. हाउ मच एग्जाम्पशन यू विल गेट? सेम एग्जाम्पशन, एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू असेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स. ये दोनों में से जो कम होगा, तो आपने जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया नेट कंसिडरेशन में से, तो और capital gain amount whichever is lower that would be exempt from tax. Okay, this all point we have discussed yesterday कि capital gain scheme क्या है. तो आप ये 2 साल 3 साल जहाँ पे लिखा है वहाँ आपको क्या करना है? स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर आपको पैसे रख देने हैं कैपिटल गेन स्कीम में. अगर ये देखो ये सभी सेक्शन के अंदर 2-3 साल का एक एक्सप्लेनेशन दिया है. ओके, तो आपको क्या करना है? तो देखो इधर आपने जो नई असेट्स है, देखो यहाँ पे आपको सभी जगह पे देखो सेक्शन 54 में क्या बोला है? घर बेचा है और नया एग्जाम्पशन चाहिए तो नया घर बाय करो. 54B में लैंड बेची है एग्रीकल्चर, तो नई एग्रीकल्चर लैंड बाय करो. 54D में क्या कहा गया है? देखो 54D वो इंडस्ट्रियल यूनिट आपने बेचा है, सामने नया इंडस्ट्रियल यूनिट बाय करना है. 54D में
ऐसा बोला गया था कि 54D ये कंपल्सरी 54D कंपल्सरी एक्विजिशन है और उसके अंदर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है। ओके, वो लैंड और बिल्डिंग का, तो आपको नया लैंड एंड बिल्डिंग 2 या 3 साल में एक्वायर करना है। ठीक है, तो वो आपने एक्वायर किया और वो ये सभी एसेट जो भी एक्वायर करते हो, ठीक है, वो सबके लिए कंडीशन क्या है देखो। 54G में भी हमने देखा कि भाई 54G में वी हैव डिस्कस हियर इन 54G कि अपने प्लांट मशीनरी जो है वो ट्रांसफ़र की है और आपको नई प्लांट एंड मशीनरी बाई करनी है। ट्रांसफ़र आपने शिफ्टिंग करने के लिए मतलब किया था और नया असेट आपने बाय किया। लेकिन जो भी आप नई असेट 54G के अनुसार बाय करते हो, मतलब ये सभी सेक्शन में नई नई, और जीए, ये जीए वाले में भी हमें SEZ में ट्रांसफ़र करने के लिए नई असेट बाय करते हैं। तो मतलब एक जगह थी बेचो और बीजी जगह खरीदो। तो देखो ये सभी जगह पे जो नई असेट है ना, उसके लिए कंडीशन क्या है कि यू आर सपोज टू होल्ड दैट असेट फॉर मिनिमम 3 years। जब 3 साल से पहले इसको बेच दिया, खरीदी लेना પછી 3 વર્ષ તમારે રાખવી પડશે। 3 વર્ષ પહેલા વેચી દીધી તો શું થશે કે ફોર કોમ્પ્યુટેશન ઓફ ન્યૂ કેપિટલ ગેઇન ધ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ સચ અસેટ shall be reduced by the amount of capital gain exempted under section 54, 54B, 54D और 54G आर दिया। मतलब यहाँ क्या कहना है कि सपोज समझी लो कि मैं what this point want to say, suppose in the year 2022-23 ये मेरा प्रीवियस ईयर। अब इन दिस प्रीवियस ईयर सपोज हम 54 की बात करते हैं। आई हैव सोल्ड वन हाउस, मैंने एक घर बेचा और इस पे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ से ₹20 लाख। तो 20 लाख का मुझे कैपिटल गेन हुआ। अब ये कैपिटल गेन का एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने क्या किया, आई हैव परचेज दी अनदर हाउस। तो ये अनदर हाउस मुझे 2 साल के अंदर बाई करना था, समझ लो मैंने यही साल में बाई कर लिया। और नया घर मैंने 25 लाख रुपये का बाई किया। नया घर कितने का बाई किया, 25 लाख रुपये का। तो ये साल में मेरे को कैपिटल गेन कितना हुआ था, 20 लाख का। और नया घर मैंने 25 लाख में बाई किया, मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर इज एग्जाम। मतलब देखो ये पूरा 20 लाख यहाँ मेरा एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 54। अंडर सेक्शन 54 ये एग्जम्प्ट हो गया, तो ये साल में मैंने कोई कैपिटल गेन नहीं भरा। ठीक है, ये 22-23 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर 2023-24 में जब मैंने रिटर्न फाइल किया तो इस पे पूरा एग्जाम्पशन मैंने क्लेम कर लिया। आई हैव नॉट पेड एनी टैक्स। नाउ सी आई हैव परचेज दिस अनदर हाउस। नाउ ये जो नया हाउस मैंने बाय किया ना, इसके लिए मेरी जवाबदारी क्या है, तो आई नीड टू होल्ड दिस हाउस, होल्ड दिस हाउस फॉर मिनिमम 3 years। 3 साल के लिए मुझे इसको, ये घर को मुझे अपने पास होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको होल्ड नहीं करता। कोई सारो ग्राहक મળે છે 25 લાખમાં લીધું તું, કોઈ મને કે આ ઘર તમને તમને તમારી પાસેથી 60 લાખમાં ખરીદી લો। तो सपोज कोई मुझे 60 लाख का ग्राहक मिल गया, तो समझ लो ये 60 लाख है, 3 साल पहले मैंने बेच लिया। ठीक है, तो 60 लाख में सपोज कोई ग्राहक मिल गया, सपोज समझ लो कि ये शॉर्ट टर्म में मैंने बेचा, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सपोज मुझे यहाँ पे हो रहा है। तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, અહીંયાથી મને 35 लाख रुपयाનો शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नवा घर पर था ना उसमें। ये लेकिन इसको मैंने 3 साल पे से पहले बेच दिया ना, तो हाउ व्हाट वी हैव टू डू, या 35 लाख तो कैपिटल गेन केवा से बट व्हाट दिस पॉइंट से देखो कि for computation of the new capital gain, the cost of acquisition of such new asset shall be reduced by the amount of capital gain exempt। यहाँ ये कहते हैं कि ये कैपिटल गेन आपको ऐसे नहीं गिनना है। यहाँ मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 लाख नहीं लेनी है, रिड्यूस बाय द अमाउंट एग्जाम। मतलब અહીં हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन કેટલી છે, 25 लाख। પણ આ 25 लाख में કેમ ઇન્વેસ્ટ કર્યા હતા, તો કે આ અહીંયા 20 લાખનું એક્ઝમ્પશન લેવા। તો अर्लियर आई हैव क्लेम द एग्जम्पशन ऑफ 20 लाख। सो वो 20 लाख से मेरे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिडक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 लाख नहीं लूंगा, आई विल टेक ओनली 5 लाख, बिकॉज वो एग्जम्पशन मुझे रिवर्स करना है। क्योंकि ये एग्जम्पशन मेरा कंटिन्यू कब रहेगा,
when I hold this asset for 3 years. Suppose I have sold it before 3 years, and ये जो नई asset जो आप बेच रहे हो उसकी cost of acquisition को आपने जो भी exemption claim किया उससे reduce कर दो. आपकी cost of acquisition से 25 लाख थी, उसकी जगह मैं 5 लाख ही लूंगा क्योंकि exemption से reduce करूंगा. तो यहाँ मेरा હવે जो ये asset में વેચી કેટલામાં 60 લાખમાં, તો 60 માંથી 25 નહીં પણ કેટલા લેસ થશે, ખાલી 5 લાખ. तो मारो कैपिटल गेन 35 लाख नहीं पर मारो कैपिटल गेन के लोग केवल से 55 लाख. तो सपोज बिफोर 3 इयर्स इफ यू सोल्ड, तो नई असेट जो भी है उसका कैश कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसको आपको अर्लियर जो भी एग्जम्पशन क्लेम किया है उससे आपको रिड्यूस करना है. देन यू आर सपोज टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन. ओके, समझ में आया? हेलो 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 सर एक बार फिर से Yes. रिपीट कीजिए. देखो, मैंने ये घर 22-23 में खरीदा था, 22-23 में बेचा, और उस पर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 22-23 में कितना हुआ, 20 लाख. ये कैपिटल गेन का एग्जम्पशन लेने के लिए मैंने एक नई प्रॉपर्टी बाय कर ली 25 लाख रुपये. ओके, 25 लाख में मैंने नई प्रॉपर्टी बाय की, तो मतलब ये कैपिटल गेन मेरा, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर इज एग्जाम. ये 25 लाख और 20 लाख में से कम कौन सा है? मतलब देखो, मेरे को 20 लाख का कैपिटल गेन हुआ था, उसकी जगह मैंने 25 लाख रुपया इन्वेस्ट किया नई प्रॉपर्टी में. तो नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, मतलब ये 20 लाख तो मेरा 54 के सेक्शन में एग्जाम्प्ट हो गया. मतलब ये 22-23 में मैंने कोई टैक्स नहीं पे किया. आई हैव क्लेम द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54. लेकिन अब ये लेने के बाद ये जो मेरी नई असेट है, इसके लिए कंडीशन क्या है, हाउ टू होल्ड दिस असेट फॉर मिनिमम 3 इयर्स. मतलब 3 साल से पहले मैं ये असेट बेच नहीं सकता. अभी 3 साल से पहले ही मेरे पास एक ग्राहक आ गया, बोला हेमंत भाई मैं आपसे प्रॉपर्टी 60 लाख में खरीदना चाहता हूँ. तो 60 लाख में सपोज 24 मंथ्स भी नहीं हुए, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सपोज हो रहा है यहाँ पे. मतलब बहुत 24 मंथ से भी कम पीरियड में कोई मुझे ग्राहक मिल गया जो मेरे से 60 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बाय कर रहा है. तो 60 લાખમાંથી મારી પાસેથી ખરીદે છે, તો મારે કેપિટલ ગેઇન ગણવું હોય તો મારું સેલ કન્સિડરેશન શું થશે? સેલ કન્સિડરેશન ફૂલ વેલ્યુ ઓફ કન્સિડરેશન એ 60 લાખ. હવે આમાંથી મારે કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન લેસ કરવાની. કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન ખરેખર મેં આ પ્રોપર્ટી બાય કેટલામાં કરી હતી? બીજી 25 લાખમાં. तो 25 હું નહીં લઉં, 25. यहाँ 25 की जगह पे हम क्या करेंगे कि जो एग्जम्पशन अर्लियर लिया था, ये आपने नई प्रॉपर्टी बाय क्यों की? तो कि एग्जम्पशन लेने के लिए. अभी नई प्रॉपर्टी बाय की एग्जम्पशन लेने के लिए, और उसको आपको 3 साल होल्ड करना था, उससे पहले बेच लिया. तो यहाँ पे आप जब कैपिटल गेन गिनते हो, इसका कॉस्ट 25 की जगह जो अर्लियर एग्जम्पशन आपने क्लेम किया उसमें से लेस कर दो. 25 लाख की जगह यहाँ से वो एग्जम्पशन लिया तो वो रिवर्स हो गया, और आपको यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेनी है? सिर्फ 5 लाख. यहाँ पे आप सिर्फ 5 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे, और आपका कैपिटल गेन लॉजिकली देखने जाए तो 35 लाख ही हो रहा है, लेकिन ये वो एग्जम्पशन रिवर्स हो गया. 25 की जगह मैंने 5 लाख ही कैपिटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया. हियर माय कैपिटल गेन इज हाउ मच? 55. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर. Yes, sir. सो अगर 3 साल से पहले आप कोई असेट बेच देते हो, तो वो असेट पे जब कैपिटल गेन गिनते हो, तो वो असेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से आपको क्या करना है? यू आर सपोज टू डिडक्ट द कैपिटल गेन क्लेम अर्लियर. देखो 54F में क्या बताया था मैंने कि 54F के अंदर आप कोई भी असेट लॉन्ग टर्म बेच रहे हो 54F में, कि अदर देन हाउस, और उसके बदले में आप नया हाउस खरीदते हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय सेल कंसिडरेशन, इतना एग्जम्पशन आपको मिलता है. ठीक है, मतलब कोई भी असेट सेल की है आपने लॉन्ग टर्म वाली, और उसके सामने आपने नई असेट क्या बाय की है? नया घर. तो ये नया घर में भी क्या है कि देखो, बिसाइड्स द न्यू कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर, मतलब देखो अगर आप अर्लियर अंडर सेक्शन 54F shall be a long term capital gain of the previous asset which new asset is transferred. देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अगर ये देखो ये पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा क्या गया? द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द असेट इज ट्रांसफर्ड विदिन 3 इयर्स. मतलब अब ये जितनी भी असेट आपने ये अलग अलग सेक्शंस में देखी, वो सेक्शन के अंदर जो असेट है, वो असेट को आपको मिनिमम 3 साल रखनी है. ठीक है, अभी 54 वाले में भी ऐसा है कि आपको 3 साल तक रखनी है.
3 साल से पहले ये सभी सेक्शन का तो क्या ट्रीटमेंट हो दैट वी हैव डिस्कस। नाउ 54F के लिए क्या है कि बिसाइड द न्यू कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर अंडर सेक्शन 54F shall be a long term capital gain of the previous year in which the asset is transferred। ओके मतलब देखो 54F में आपको ट्रीटमेंट ऐसी देनी है, लाइक सपोज मैं आपको 54F के लिए एग्जांपल देता हूँ। जस्ट a minute। ये जितने भी सेक्शन है उसमें सेम ट्रीटमेंट आपको देनी है। 54, 54B, 54D, 54B, 54G है। इसमें जो आपको मैंने एग्जांपल दिया ना अभी, कि आपको क्या करना है, नई एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसमें से आपने अर्लियर जो एग्जम्पशन क्लेम किया है वो एग्जम्पशन लेस करके आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करनी है, ऐसा मैंने आपको बताया उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 3-4 सेक्शंस आपको मैंने बताए। ये सभी सेक्शन के अंदर तो आपको क्या करना है, आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है कि नई एसेट जब बेचते हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आप क्या लोगे कि अर्लियर जो एग्जम्पशन क्लेम किया है वो यहाँ से आप लेस करके लोगे। ठीक है, लेकिन जब 54 का असेट है तो 54 में भी क्या कहा गया कि असेट को आपको 3 साल, जो भी नया रेसिडेंशियल हाउस आपने बाय किया उसको 3 साल आपको रखना है। सपोज समझ लो कि 54F वाला एग्जम्पशन कैसे होता है। तो 54F में एग्जम्पशन कब मिलता है कि यू हैव सोल्ड एनी एसेट, कोई भी एसेट आपने बेची है, ओके, लेकिन वो एसेट कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म। आपने कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेची है, ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर बाय, ओके, और इस पे कैपिटल गेन हुआ। सपोज समझ लो 2022-23 में आपने कोई भी एसेट XYZ बेची, उस पर कैपिटल गेन हुआ से ₹50 लाख, 50 लाख का कैपिटल गेन आपको हुआ और वो कैपिटल गेन पे आप टैक्स बचाना चाहते हो। तो आपने क्या किया, आपके पास एक घर है, आप दूसरा एक घर खरीद सकते हो 54F का एग्जम्पशन लेने के लिए। तो आपने समझ लो कि 60 लाख रुपए का नया घर खरीद लिया। कितने का घर खरीदा, नया घर 60 लाख। ओके, तो यहाँ पे देखो एग्जम्पशन कितने का कैसे मिलता है, यहाँ आपको कैपिटल गेन 50 लाख का हुआ है। सपोज वो असेट आपने 70 लाख में बेची है, 54 का एग्जम्पशन आपको कितना मिलेगा। देखो 70 लाख में आपने बेची है और नया इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है नए घर में 60 लाख। तो 54F का एग्जम्पशन आपको मैंने कैलकुलेट करना सीखा है, कैसे गिनते हैं। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देखो ये आपका 50 लाख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपने असेट बेची तो आपको टोटल पैसा कितना मिला, 70 लाख। માંથી ખર્ચા ને આવું બધું બાદ કર્યું, જૂની અસેટની વેલ્યુ બાદ કરી, ત્યાર પછી તમારું કેપિટલ ગેઇન 50 લાખ, ઓકે, અને એ 50 લાખ તમારું કેપિટલ ગેઇન બચાવવા માટે તમે એક નવું ઘર 60 લાખમાં કર્યું તો કેટલું એક્ઝમ્પશન મળશે। तो 54F में आप नया हाउस बाय करते हो, तो नया हाउस आप बाय करते हो तो कैसे एग्जम्पशन मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कितना है, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ये आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपने इन्वेस्ट किया है 60 लाख डिवाइडेड बाय सेल कंसिडरेशन, तो दैट इज द सेल कंसिडरेशन, दैट इज 70 लाख। ओके, तो देखो आप ऐसा करोगे
तो आपको कुछ एक अमाउंट मिलेगा 42,85,000। ओके, तो यहाँ एक अमाउंट आता है, पूरा नहीं लिखता हूँ मैं, 42,85,000 इतना एग्जम्पशन आपको मिला। ओके, ये राउंड फिगर लंबी जाती है लेकिन मैंने राउंड फिगर लिखी है। सपोज समझ लो कि आपको इतना एग्जम्पशन मिला, मतलब 22-23 में आपको कैपिटल गेन कितना हुआ 22-23 में असेट को बेचने से। कोई असेट आपने 70 लाख में बेची और बेचने से आपको 50 लाख कैपिटल गेन हुआ, तो आपको ये 50 लाख में से 42,85,000 का आपको एग्जम्पशन मिला। मतलब आपने 42,85,000 पे तो टैक्स लगेगा नहीं, तो ये जो बाकी का जो डिफरेंस है दैट वाज द कैपिटल गेन ऑन विच यू मे हैव पेड द टैक्स। ओके, આ 22-23 તમને ગેન 50 લાખનો થયો અને 50 લાખનો ગેન પર ટેક્સ ના ભરવો પડે એટલે તમે શું કર્યું કે 60 લાખનું એક ઘર નવું ખરીદી દીધું। અસેટ કઈ વેચી દીધી કે કોઈ પણ XYZ અસેટ હતી ઘર સિવાયની, એટલે 54નું એક્ઝમ્પશન જોયું તો તમારે ઘર લેવું પડે। કોઈ પણ XYZ અસેટ લોંગ ટર્મ બેચી હોય અને સામે તમે નવું ઘર લઈ લો છો, તો યુ બાય ધ न्यू हाउस, तो इन दिस प्रपोर्शन यू कैन क्लेम दी एग्जम्पशन। तो मैंने प्रपोर्शन ये किया, तो देखो ये 50 लाख में से अगर हम 42,85,000 लेस करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने 7,15,000 फिर टैक्स भरा होगा। ये अमाउंट मेरा 50 लाख में से क्या हो गया, एग्जम्प्ट हो गया अंडर सेक्शन 54 है। तो ये मैंने एग्जम्पशन क्लेम कर लिया। अभी देखो ये नया घर मैंने 60 लाख में बाय किया है, ये नया घर जो है वो 60 लाख में बाय किया है। व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू होल्ड इट फॉर 3 years. 3 ईयर, 3 साल तक मुझे संभाल के रखा। लेकिन मैं 3 साल से पहले इसको बेच देता, वो केस में क्या होगा, 54 का एग्जम्पशन लिया है, फिर नया घर जो है उसको बेच रहे हो तो क्या होगा, देखो न्यू कैपिटल गेन होगा डिसाइड न्यू कैपिटल गेन। नવું ઘર વેચીને જે કેપિટલ ગેઇન થશે નોર્મલ જ ગણવાનો તમારે, ન્યू कैपिटल गेन and the capital gain exempt earlier under section 54F shall be the long term capital gain of the previous year in which the new asset is transferred। मतलब देखो समझ लो ये 60 लाख की असेट मैंने 3 साल से पहले बेच ली। ओके, तो 60 लाख की असेट समझ लो मैंने 70 लाख या 75 लाख या 80 लाख में बेची और मुझे 15 लाख का कैपिटल गेन हुआ। तो ये 15 लाख का कैपिटल गेन तो टैक्सेबल होगा ही होगा, लेकिन ये असेट मैंने बेच दिए। ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ये 3 साल से पहले बेची है, अगर मैंने 24 मंथ से पहले बेचा है तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। समझ लो ये 60 लाख की असेट को मैंने बेचा कोई एक XYZ अमाउंट पर, मुझे 15 लाख कैपिटल गेन हुआ 3 साल से, तो ये तो टैक्सेबल होगा ही होगा। प्लस क्या कहते हैं कि अगर आपने 54 का एग्जम्पशन अर्लियर क्लेम किया है, whatever was the earlier exemption that would be also taken as your long term capital gain। तो આ વર્ષે તમારા 42,85,000 जो अर्लियर एग्जम्पशन क्लेम किया था वो एग्जम्पशन अमाउंट ये साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो देखो जिस साल में मैंने ये घर अगर 3 साल से पहले बेच दिया तो ये घर पे बेचते वो कैपिटल गेन तो टैक्सेबल होगा, घर को बेचने से नया हुआ है। लेकिन पुराना जो एग्जम्पशन आपने क्लेम किया था वो एग्जम्प्टेड अमाउंट भी आपका ये साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, ऐसा ये पॉइंट कहता है। ओके, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 54 EC और डबल ई में। देखो 54 EC और डबल ई में आपको क्या करना है, ये 54 EC और डबल ई ये वाले सेक्शन कि आपको ये EC और डबल ई में यहाँ आपको ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी REC PFC के बॉन्ड बाय करने हैं। और यहाँ पे आपको ये कोई भी असेट आपने बेची है लेकिन असेट लॉन्ग टर्म है, और यहाँ पे लैंड या बिल्डिंग आपने बेचा है, यहाँ पे आपको ये बॉन्ड बाय करने, यहाँ पे आपको स्टार्टअप फंड के म्यूचुअल फंड के यूनिट बाय करने। ओके, लेकिन यहाँ पे दोनों में रिक्वायरमेंट क्या है कि ये दोनों केस में देखो यहाँ पे लिखा है कि दैट यूनिट कैन नॉट बी ट्रांसफर फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, और मतलब 3 साल तक डबल ई वाले में बेच नहीं सकते, और EC में भी क्या है कि 5 साल तक नहीं बेच सकते, और इससे पहले आपने बेच दिया तो क्या होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई कि उससे पहले बेच दिया नया असेट
if the such security acquired is converted into money or any loan is taken against, देखो ये सिक्योरिटी माने गिरवे मूकीने बैंक में मूकीने एना पर लोन पण ना ले, तो such security is converted into money or loan is taken against such securities within 5 years, capital gain exempt under section 54 EC or double E on such security shall be a long term capital gain of the previous year in which such conversion take place. એટલે આ અસેટ તમે જે લો છો એને મિનિમમ 5 વર્ષ તો રાખવાની જ છે. એના જે યુનિટ છે અહીંયા ભલે 3 વર્ષ લખેલું છે અહીંયા 54 ડબલ ઈ માં 3 વર્ષ પહેલા તમે એને વેચી ના શકો. અહીંયા વેચવાની વાત નથી, પણ સપોઝ તમે આને શું કર્યું, यू कैन नॉट ट्रांसफर इट, लेकिन ट्रांसफर नहीं किया आपने, क्या किया उसको मनी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बेच दिया. ओके, यहाँ 3 साल है, डबल ई में 3 साल है, इसी में 3 साल है, डबल ई में 3 साल है और इसी में 5 साल है. इससे पहले ये पीरियड जो है उससे पहले भले यहाँ पे एक ही पॉइंट लिखा है तो भाई 5 साल, लेकिन एक में तो 3 है और एक में 5 साल है, उतने पीरियड आपको होल्ड करना है. लेकिन उससे पहले आपको उसमें कन्वर्ट कर दिया, या तो फिर आपने क्या किया, उस पर उसको बैंक में रख के उसको गिरवी रख के उस पर लोन ले लिया, ऐसा कुछ किया. तो जो साल में आपने ये सब कन्वर्जन किया उसको मनी में या तो फिर उसको बेच दिया, इन दैट केस द ईयर इन विच यू ट्रांसफर दैट बॉन्ड और दैट यूनिट्स, see whatever capital gain exempted earlier that will become a long term capital gain of the year in which you do such transfer. એટલે આગળ જે ક્લેમ કર્યું છે એક્ઝમ્પશન કે આ વર્ષનું લોંગ ટેક્सेबल कैपिटल गेन થઈ જશે. दिस इज व्हाट दिस पॉइंट है. ओके, नाउ सी ये पॉइंट मैंने आपको बताया था 54B में कि आपको क्या करना पड़ता है 54 और 54B में कि आपको ये 2 साल में नया घर बाय करना होता है या तो फिर 3 साल में नया घर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. लेकिन वो 2 साल या 3 साल से पहले आपको क्या करना है, सपोज नहीं खरीद पाए, जो प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया वो प्रीवियस ईयर में नहीं खरीद पाए, तो उसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले वो पैसे आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बैंक में रख देंगे और वो वहां से उठा के आपको नया घर खरीदना है और वहां से उठा के आपको नया घर कंस्ट्रक्ट करना है. लेकिन ये 3 साल खत्म भी हो गए तब तक आपने कुछ नहीं किया, तो जैसे ही 3 साल कंप्लीट होगा जो एग्जम्पशन आपने आगे क्लेम किया है दैट विल बिकम टैक्सेबल इन दिस. ओके, तो देखो ये 54 GB वाला एग्जम्पशन है. ये 54 GB में आपको मैंने क्या बताया कि अगर आपने कोई भी लॉन्ग आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और आपने प्रॉपर्टी बेची है, कौन सी वाली, हाउस या तो फिर प्लॉट ऑफ लैंड, तो आपको नई प्रॉपर्टी क्या खरीदनी है, क्योंकि आपको कोई स्टार्टअप कंपनी के 25% इक्विटी शेयर बाय करनी है. उसको भी खरीदे तो उसको आपको 5 साल तक होल्ड करना पड़ेगा. अगर 5 साल से पहले आपने बेच दिया तो क्या होगा, जो भी एग्जम्पशन आपने क्लेम किया दैट वुड बिकम टैक्सेबल. देखो कैपिटल गेन इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 54 GB अर्लियर वुड बी टैक्सेबल इफ assessee transfer his शेयर होल्डिंग इन द ट्रांसफर कंपनी within the period of 5 years from the date of acquisition. તમે આજે શેર 25% લીધા છે એ તમે શેર જો ટ્રાન્સફર કરી દેશો 5 વર્ષ પહેલા, તો the year in which you transfer, in that year it would be treated as a income. जो earlier आपने exemption claim किया है that exemption will get reversed and see it would be taxable. Okay, अभी देखो हमें ये कैपिटल गेन का एक एग्जांपल करना है. ओके, दिस देखो ये जो स्टार्टिंग का ये लिखा है ना, दिस यू इग्नोर कि यहाँ आप क्रॉस मार्क कर दो, ये कोई आगे का, क्योंकि यहाँ यू कैन सी आई हैव स्किप द पेजेस ऑल्सो. यू कैन सी यहाँ पे 252 नंबर का पेज है और ये पेज नंबर है 269. दिस यू कैन सी. तो ये कोई आगे का एग्जाम्पल होगा जो मुझे नहीं पढ़ाना था, उसका पॉइंट है. तो यू डोंट रीड दिस. ओके, आपके पास मटेरियल हाथ में है तो यहाँ क्रॉस मार्क कर दीजिए, ये आपको रीड नहीं करना है. हमें ये कैपिटल गेन का ये वाला समझना है, ठीक है. यहाँ पे जो आपको मैंने पढ़ा है जितने पॉइंट अब तक, वहाँ से ही कुछ उठा के एग्जाम्पल बनाया, मतलब सभी पॉइंट कवर हो ऐसा ही एक एग्जाम्पल मुझे मिला. तो लेट अस रिफर दिस एग्जाम्पल. देखो मिस्टर मार्टिन is a resident individual. Mr. Martin कौन है, एक resident individual. Now sold his residential house property on 8 अच्छे से ध्यान से समझना 8 जून
2022, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में उसने एक रेसिडेंशियल हाउस बेचा फॉर ₹70 लाख. So this is a sale consideration, okay, which was purchased by him for ₹20,50,000, which was purchased by him for ₹20,50,000 as on 5 May 2013. देखो आप देख सकते हो यहाँ कि पीरियड ऑफ जब बाय किया था 22 में, सॉरी सेल कब किया 22 में, खरीदा था कब, ओके 5 मई 2013. तो ये असेट जो बेच रहे हो वो असेट कौन सी है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. तो असेट आप बेच रहे हो वो कौन सी है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है. नाउ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में देखो सबसे पहले कोई भी कैपिटल गेन का सम सॉल्व करते हो, आपको सबसे पहला स्टेप यही देखना है कि व्हेनेवर यू सॉल्व एनी कैपिटल गेन एग्जांपल, ओके, कर लेना है कि असेट कौन सी है. ओके, तो असेट को आपको पता चला कि भाई मेरी असेट है वो जो मैं बेच रहा हूँ वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है. ओके, मतलब it is a building. Now in case of building, see you have to check whether the capital asset which I am transferring is a short term capital asset or long term capital asset. देखो आपने बाय किया था उसको in the year 2013 and when you are selling it in the year 2020. देखो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म कब कही जाती है, if the asset is held for 24 months और उससे कम लेस, then is treated as a short term capital asset. और अगर 24 मंथ से ज़्यादा है then it is known as a long term capital asset. तो यहाँ पे देखो यू कैन सी आपने 13 में खरीदी थी, 22 में बेच रहे हो, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 24 मंथ. मेरी असेट कौन सी हो गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. अगर उस पर मुझे गेन होगा वो मेरा क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अगर लॉस होगा वो भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. ओके, मतलब जो भी होने वाला है वो लॉन्ग टर्म होने वाला है क्योंकि मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 24 मंथ है. तो आपको सबसे पहले असेट का टाइप देख लेना है. ओके, देखो 4-5 असेट ऐसी है जिसको 12 महीने ही आप होल्ड करो और उसके बाद आप बेचते हो तो लॉन्ग टर्म हो जाती है. फिर लैंड और बिल्डिंग के केस में पीरियड कितना देखा जाता है, 24 मंथ, और उससे ज़्यादा रखा है तो 24 मंथ से ज़्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म हो जाती है. और इसके अलावा कि बाकी सभी असेट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होना चाहिए, 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाता है. तो यहाँ पे जो असेट मैं बेच रहा हूँ दैट असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट दैट आई हैव कंसीडर. ठीक है, नाउ सी यहाँ पे आपने असेट को बेचा कितने में, 70 लाख में. नाउ सी ही हैज पेड 1 लाख रुपीज एज अ ब्रोकरेज फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी. मतलब ये ट्रांसफर से रिलेटेड खर्चा कितना हुआ, 1 लाख. And the stamp duty value assessed by the sub registrar is a 80 lakh rupees. Okay. अभी ये पॉइंट मुझे आपको पढ़ाने का बाकी था, मैंने इंटेंशनली बाकी रखा था. ये वाला जो पैम्पलेट था अभी मैं आपको बता देता हूँ, इट विल बी क्लियर. ये जो पहले वाला पैम्पलेट था ना कैपिटल गेन के, आपको मैंने 2 मटेरियल दिए. इसमें जो पहले वाला जो मटेरियल था उसमें एक पॉइंट मैंने इंटेंशनली बाकी रखा था. मैंने आपको बताया था कि जब आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ पे ये जो फॉर्मेट आपको समझाया था कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका जो फॉर्मेट हमने देखा था यहाँ पे हम मैंने आपको बोला कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मीन्स असेट जितने में बेची है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको कंसीडर करना है. और ये यहाँ पे ऐसा बताया था सेक्शन 50C में भी एप्लीकेबल फॉर दी लैंड एंड बिल्डिंग. ये सेक्शन 50C क्या है, देखो अब जब भी कोई लैंड बेचते हो या तो फिर बिल्डिंग बेचते हो तो सेक्शन 50C क्या कहता है कि आपको बेचने से जो सेल कंसिडरेशन मिला
असेट को बेचने से जो सेल कंसिडरेशन मिला वो अमाउंट और वो असेट की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये दोनों में से जो हायर होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब देखो यहाँ पे अब जब भी सम कैलकुलेट करते हो तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आपको क्या लेना है, तो आपको कंपेयर करना है जो पैसा मिला है वो और वो असेट की ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, और दोनों में से जो हायर होगा दैट वुड बिकम योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट विल बिकम योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जब भी हम सम सॉल्व करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में सेक्शन 50 बी के हिसाब से आपको क्या लेना है, सॉरी 50 सी के हिसाब से यू आर सपोज टू कंपेयर टू थिंग, कि असेट को बेचने से मुझे कितना पैसा मिला वो मैं लूंगा और असेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वो दूंगा, और दोनों में से जो हायर है दैट विल बिकम माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यू कैन सी दिस asset I have sold on 8 June 2022 for ₹79. So see uh, how much consideration I have received. The consideration I have received is 70 lakh. And see on the date of transfer what is the stamp duty value of this asset. So here it is mentioned 80 lakh. the stamp duty value assessed by the sub registrar is 80 lakh. Okay, तो 80 lakh तो दो वैल्यू आपको दी गई है, तो आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से क्या लोगे, ये दोनों में से जो हायर होगा वो, तो यहाँ सम गिनने के लिए मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा 80 लाख। ओके, नॉट 70 लाख। ये दोनों, ये सेक्शन 50 सी कहता है ये दोनों में से जो हायर है विच एवर इज हायर दैट विल बिकम माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो इन द गिवन केस यू कैन सी हियर आपको दो वैल्यू दिए, देखो ये सम का सॉल्यूशन आप देखो तो यहाँ 80 लाख लिया, इसका लॉजिक क्या है कि 50 सी इज अप्लाई कि आपने असेट को बेचा है। अभी आप देखो तो ये तो हम बात सम समझ रहे हैं, अभी सॉल्यूशन बाद में देखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों दिया है तो विच एवर इज हायर दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नाउ देखो उसने क्या किया, कुछ टैक्स बचाने के लिए ही हैज बॉट अनदर हाउस प्रॉपर्टी ऑन 25 दिसंबर 2022। मतलब देखो ये घर बेचा उसने जून महीने में, ठीक है, और दिसंबर महीने में उसने नया घर 15 लाख का खरीद लिया। घर बेचा, घर के सामने नया घर खरीदा, कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन 54। असेट लॉन्ग टर्म और है, लॉन्ग टर्म 54 हाउस है और लॉन्ग टर्म हाउस है और वो उसको 2 साल में एक नया घर खरीदना था या तो फिर 3 साल में नया कंस्ट्रक्ट करना था। उसने वही साल में मतलब विद इन पीरियड ऑफ 2 years ही हैज एक्वायर्ड, અહીંયા તો 6-7 મહિનામાં જ નવું ઘર ખરીદી લીધું, मतलब 2 વર્ષના રેન્જમાં જ છે, तो ही कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54। सेम वे देखो उसको कैपिटल गेन थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा तो उसने सिर्फ उसमें नहीं इन्वेस्ट किया, उसने क्या किया, ही हैज़ डिपोजिटेड, मतलब 15 લાખનું જ ઘર લીધું અને પાછા એને શું કર્યું, he has deposited 5 lakh in the capital gain bond of the नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उसने कुछ बॉन्ड्स बाय किए कैपिटल गेन के 5 साल वाले। ओके, मतलब कैपिटल गेन बॉन्ड लिखा है मतलब वो 5 साल की टर्म वाले ही आते हैं। तो यहाँ उसको सेक्शन 54 इसी का एग्जम्पशन मिलेगा, मतलब उसका कैपिटल गेन अभी भी, मतलब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, अगर वो सेक्शन 54 में पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है तो ये एग्जम्पशन नीचे वाला नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी टैक्सेबल होता है तो इसको ये भी एग्जम्पशन मिल सकता है। नॉट ओनली दैट, देखो वन अनदर पॉइंट इज ऑल्सो मेंशन, he has deposited another 10 lakh on 10th July 2023, मतलब देखो बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, देखो ये इंडिविजुअल है उसके लिए हमेशा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न कौन सी होती है, 31 जुलाई। ओके, तो 31 जुलाई से पहले अगर वो कुछ पैसे कोई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, मतलब वो 2 साल 3 साल में उसको नया घर खरीदना है, હમણાં તો નાનું ઘર એને 15 લાખનું લીધું, કદાચ કેપિટલ ગેઇન વધારે થયો હોય એટલે પછી હજુ બીજું ઘર આપણે બાય કરીશું અને એના માટે એને કેપિટલ ગેઇન સ્કીમની અંદર પૈસા મૂકી દીધા, તો આ પૈસા જે 31 जुलाई પહેલા જે ડિપોઝિટ કર્યા છે એ પણ એનું પણ એને એક્ઝમ્પશન મળશે, तो यू कैन क्लेम द एग्जम्पशन ऑफ दैट ऑल्सो। ओके, तो उसने ये कोई स्कीम में भी पैसा रखा, आपको क्या बोला है, compute the income under the head capital gain for the assessment year 2023-24
इस पर दी इनकम टैक्स एक्ट 1961। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिया है। देखो ये असेट लॉन्ग टर्म है, मतलब आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, इसीलिए आपको इंडेक्सेशन भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर दी असेसमेंट ईयर 13-14 मतलब જે વર્ષમાં અસેટ બાય કરી હતી એ વર્ષની કોસ્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેશન ઇન્ડેક્સ આપણને આપી છે 220 કે અને તમને ખબર જ છે આ કે જે વર્ષમાં ટ્રાન્સફર કરી 22-23ની કોસ્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેશન ઇન્ડેક્સ કેટલી છે 331। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल। ठीक है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ ये, तो आप देखो सबसे पहले हम चालू करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन से। ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ये हमारा फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट में जा रहे हैं हम। ठीक है, आपको मैंने आगे जो पढ़ाया है वही फॉर्मेट में। तो भाई आप सबसे पहले चलो फॉर्मेट सीखे, व्हाट इज माय फॉर्मेट टू कैलकुलेट दी लॉन्ग टर्म कैपिटल। देखो फॉर्मेट इज व्हाट योर फॉर्मेट टू कैलकुलेट दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज व्हाट। देखो आपको सबसे पहले you have to start with what, you have to start with the full value of consideration। ओके, यहाँ पे आप देखो ये सम के अंदर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए आपको दो फिगर दी गई है कि यू हैव सोल्ड द असेट फॉर 70 lakhs and the stamp duty value of that asset on the date of transfer is 80 lakhs। okay, तो एज पर सेक्शन 50C मुझे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है, तो ये दोनों में से जो हायर होगा वो, तो ये दोनों में से हायर कौन सा है 80 लाख। सो आई विल कंसीडर 80 लाख एज माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अभी देखो इसमें से मुझे लेस क्या करना है, देखो मुझे नेट कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से सबसे पहले लेस क्या होगा, यू हैव टू डिडक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, एक्सपेंसेस relating to ट्रांसफर। ओके, तो ट्रांसफर से रिलेटेड अगर आपने कोई खर्चा किया है वो खर्चा यहाँ से आपको लेस कर देना है। तो यू कैन सी हियर इन योर एग्जांपल। ओके, यहाँ पे आपको बोला है ये सम के अंदर कि he has paid ₹1 lakh as a brokerage for sale of the said property। देखो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर 1 लाख आप उसमें से लेस करोगे। ओके, तो यहाँ से हम ये 1 लाख लेस कर देते हैं। ओके, सो वी विल डिडक्ट ₹1 lakh फ्रॉम हियर एज ए एक्सपेंस रिलेटेड टू ट्रांसफर। तो ये मुझे जो फिगर मिलती है दैट इज माय नेट कंसिडरेशन एंड नेट सेल कंसिडरेशन। ओके, तो ये 80 लाख में से 1 लाख चला गया, व्हाट इज माय नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 79। अब 80 लाख में घर वेच्યું પણ મારો 1 लाख खर्चो થયો એ बात કર્યું। नाउ दिस इज माय नेट सेल कंसिडरेशन और नेट कंसिडरेशन आप कह सकते हो। अभी देखो आपको इसमें से क्या लेस करना है, दो चीजें लेस होती है। वन, असेट कैसी है, लॉन्ग टर्म है, हमने देखा 13 में खरीदी थी 22 में बेच रहे हो, अब असेट लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ से दो चीजें लेस होगी। एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और एक्विजिशन ये यहाँ से मैं लेस करूंगा। देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, घर खरीदा था कितने में मैंने पास्ट में, वो मुझे लेना है। दिस हाउस वाज परचेज्ड बाय मी ओके इन द ईयर 2000। देखो दिस हाउस वाज परचेज्ड फॉर ₹20,50,000 इन द ईयर 2013। घर में खरीदी तो 20,50,000 में, क्या रे 2013 में। ओके, तो मारे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गणवी हो तो केवी રીતના ગણિત જુઓ, 20,50,000 જે મારું કન્સિડરેશન છે। ઓકે, तो दिस 20,50,000 that I will take, okay 20,50,000 multiply by, okay क्या करूंगा, सी वी विल मल्टीप्लाई दिस with the 331 CII of the year of transfer। तो CII of the year of transfer is 331 divided by the CII of the year in which the asset was acquired। sorry यस यही है। और सी यू हैव टू डिवाइड इट बाय दी CII ऑफ, तो 13 14 में
बाय करेंगे। 13-14 में यू हैव बॉट दिस असेट, तो 13-14 का आपको CII कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स इज गिवन, देखो कितना है 220 आपको दिया हुआ है सब में, तो हम यहाँ पे उसको 220 से डिवाइड करेंगे। तो इफ आई डू दिस आई विल गेट व्हाट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये यहाँ से मुझे लेस करना है। देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे गिना हुआ ये कि 20,50,000 मल्टीप्लाई बाई 331 डिवाइडेड बाई 220, इसकी वैल्यू आई 330,84,380। तो ये मैंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ 30,84,318, तो 318 ये मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया, दैट आई विल गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम हियर। अभी देखो यहाँ से हम दूसरा, देखो बड़े फॉर्मेट हमें छोड़ना नहीं है, बड़े सॉल्यूशन में ना आप में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करना है, साथ में एक चीज और लेस होती है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये सब में आपको कहीं पे दिया नहीं कि આ ઘરને ખરીદ્યા પછી એને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે કોઈ ખર્ચો કરે છે, તો નથી આપેલો તો આપણે અહીંયા નીલ લઈ લઈશું, અને આપેલો હોત તો એનું ઇન્ડેક્સેશન કેલ્ક્યુલેટ કરીને તમે લખો। પણ અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટમાં કે expenses are incurred after only 2001 2002, then and then you can claim the benefit, otherwise the index cost of improvement is not deductible, that we have discussed। यहाँ पे आपको मैंने ये मटेरियल में डिस्कस किया था, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको कब मिलता है, when the index cost of improvement, देखो यहाँ पे हमने बताया था in case of index cost of improvement only the expenses incurred after 1/4/2001, then and then index cost of improvement is deductible। तो यहाँ हम नील ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमने नील ले लिया, तो यू कैन सी यार अभी मेरे को जो भी गेन आएगा या लॉस आएगा वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा। नाउ सी ये 79 लाख में देखो 80 लाख की असेट मैंने बेची 80 लाख में, 1 लाख मेरा खर्चा हुआ, तो माय कंसीडरेशन इज 79 लाख, दैट असेट आई हैव परचेस्ड फॉर 20,50,000, लेकिन इंडेक्सेशन के बाद उसकी वैल्यू आई है 30,84,380। इसमें से ये सब लेस करूंगा तो ऑब्वियसली 79 लाख में से हम 30 लाख लेस करते हैं, जो भी आएगा वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो उसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन is how much you can see here in the solution, it is mentioned कि what is your long term capital gain, 48,15,682, okay, so this is your long term capital gain 48,15,000 48,16,000 682, 14,15,682, दिस इज माई कैपिटल गेन। देखो इस पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन ये टैक्स नहीं भरना है तो आई कैन गेट द बेनिफिट ऑफ वेरियस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, और ये अलग अलग सेक्शंस का बेनिफिट में ले सकता हूँ। तो ये एसएससी ने बेनिफिट लेने के लिए क्या किया है, देखो he has deposited rupees, sorry, he has bought another house for rupees 15 लाख on 25/12/2022, ओके। तो ये देखो 25/12/2022 से पहले, मतलब ये आपने ट्रांसफर किया 8 जून 2022 को, उसके 2 साल के अंदर उसको नया घर खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसने क्या किया तुरंत ही, मतलब 5-6 महीने में ही 15 लाख का घर खरीदा, घर के सामने घर खरीदा, he will get the benefit under exemption under section 54। तो यहाँ आप देखेंगे, देखो exemption अंडर सेक्शन 54, देखो 54 में कितना क्या क्या एग्जाम्पशन मिलेगा, तो उसने जितना पैसा नए घर में डाल दिया है, या तो फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की ड्यू डेट जाए फाइलिंग ऑफ रिटर्न की, उससे पहले इन्वेस्ट कर दिया, उतना पूरा पैसा उसको कैपिटल गेन 54 में एग्जाम्पशन मिलेगा। तो देखो उसने नया घर बाई किया है, हाउ मेनी रुपीज, यू कैन सी 15 लाख का नया घर उसने खरीदा है, तो देखो यू कैन सी द 54 एग्जाम्पशन, परचेज ऑफ न्यू हाउस दैट ही हैज परचेज फॉर 15 लाख, ये 15 लाख का एग्जाम्पशन देखो यहाँ परचेज ऑफ न्यू हाउस का उसने नया घर परचेज किया, ओके। तो
उसका उसको 15 लाख का तो एग्जाम्पशन मिल ही जाएगा। देखो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હજુ પણ 15 લાખ લેસ કરી દઈએ તો પણ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સેબલ થઈ શકે એમ છે। એનો મતલબ હજુ બીજું કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હશે તો 54 નું કે 50 બીજા કોઈ સેક્શનનું પણ તમને એક્ઝમ્પશન મળી શકે। ઓકે, સપોઝ સમજી લો કે 48 લાખ છે ને 48 લાખ 15,000 નું જ મેં નવું ઘર ખરીદી લીધું તો પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝામ થઈ જશે। હવે બીજા કોઈ એક્ઝમ્પશનનો સ્કોપ નથી। તમને कैपिटल गेन 48,15,682 का हुआ है एंड यू आर जस्ट मेकिंग द परचेज ऑफ न्यू हाउस 15 लाख, तो अभी भी दूसरे एग्जाम्पशन का स्कोप है। तो आपने दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो दूसरा एग्जाम्पशन मिल सकता है। यू कैन सी हियर दिस असेसी हैज डिपॉजिटेड अनदर 10 लाख, ओके, in the capital gain deposit scheme for SBI for construction of additional floor on the house property। मतलब ये जो घर खरीदा है 15 लाख का, उसके ऊपर नया फ्लोर बनाने के लिए, मतलब उसको 3 साल के अंदर बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी उसने जो भी डिपॉजिट कर दिया है वो पैसे का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो मतलब वो भी सेक्शन 54 में ही आता है कि अगर घर के सामने घर खरीदते हो, आपने एक माळનું घर खरीद्યું, બીજો માળ બનાવી છે એવું વિચારીને બાકીના પૈસા તમે કેપિટલ ગેઇન અકાઉન્ટ સ્કીમમાં ડિપોઝિટ કરી દીધા। तो amount deposited in SBI, okay, that is rupees how much, उसने दूसरा 10 लाख डिपॉजिट कर दिया। मतलब टोटल 54 का एग्जाम्पशन कितना मिलेगा उसको, 10 प्लस 15 25 लाख का मिलेगा। यू कैन सी हियर, यहाँ पे इसने इनर आउटर किया है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि भाई 15 लाख का उसने घर के सामने घर खरीदा, 10 लाख के लिए उसने क्या किया तो कि भाई 10 लाख का उसने घर नहीं खरीदा लेकिन नया घर खरीदने के लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले डिपॉजिट किया। यू कैन सी हियर असेसी इंडिविजुअल है, उसके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 जुलाई होता है। उसने कौन सी डेट से पहले जमा करा दिया, 10/7 को। अगर आपको यहाँ पे कोई अगस्त या सितंबर की डेट दी होती है एग्जाम्पशन नहीं मिलता। यू शुड टेक केयर, this money is required to be deposited before due date of filing of return। Here in given case it is deposited before due date, so he can claim the exemption, तो उसको ये exemption मिलेगा। तो देखो ये 15 लाख ये और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 10 लाख डिपॉजिट किया तो 25 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा। देखो यहाँ कैपिटल गेन 48 लाख का है और आपने अभी तक एग्जाम्पशन 25 लाख का ही क्लेम किया है। तो अगर इसके अलावा दूसरे कोई सेक्शन के लिए भी उसने इन्वेस्टमेंट किया तो एग्जाम्पशन का स्कोप है। तो यू कैन सी हियर व्हाट ही डिड। देखो यहाँ पे लिखा है ही हैज डिपॉजिटेड ₹5 लाख ऑन 10th नवंबर 2022, 6 मंथ में, जिस दिन मैंने बेचा उसके 6 मंथ के अंदर। देखो अगर मुझे सेक्शन 54 EC का एग्जाम्पशन चाहिए तो जिस दिन बेचा उसके 6 मंथ के अंदर मुझे बॉन्ड्स बाय करने हैं। देखो मैंने बेचा कब, 8 जून को, और यहाँ नए बॉन्ड में कब बाय करता हूँ, 10 नवंबर को, मतलब 6 मंथ के अंदर ही है। ओके, 8 जून थी તમે ગણો નવેમ્બર સુધી 5 મહિના થાય, તો 5 મહિનાની અંદર તમે નવા બોન્ડ ही डिपॉजिटेड, देखो ही हैज बाय द कैपिटल गेन बॉन्ड, ओके, डिपॉजिटेड मतलब उसने बाय ही किया है। ही डिपॉजिटेड 5 लाख इन द बॉन्ड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो उतना, और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। देखो अभी भी कैपिटल गेन का अमाउंट तो बहुत बड़ा है, यहाँ आपने सिर्फ 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो पूरा 5 लाख। देखो इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गेन बॉन्ड, देखो 54 EC का एग्जाम्पशन मिलता है आपको अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड बाय करते हो। तो नए बॉन्ड आपने 6 महीने के अंदर बाय कर लिए। ओके, देखो 8/12/2022 पहला बाय करवा जोता था, તમે बाय કર્યા કઈ तारीख पहला कर दीता, 10/7। इट इज बिफोर दैट। तो जितना भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है दैट अमाउंट इज स्कोप है यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पशन में इसीलिए ले रहा हूँ તમારો કેપિટલ ગેન 48 લાખ છે, હજુ અત્યાર સુધી મેં 25 લાખનું જ એક્ઝામ્પશન લીધું છે, હજુ પણ સ્કોપ છે। તો સી ધીસ 5 लाख विच आई हैव इन्वेस्टेड दैट इज ऑल्सो अलाउड एज एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो देखो मुझे यहाँ 25 लाख का 54 में एग्जाम्पशन मिला, 5 लाख का कैपिटल गेन 54 EC में एग्जाम्पशन मिला, 25 ने 5 टोटल एग्जाम्पशन के 30 लाख। ओके, मतलब मेरा कैपिटल गेन कितना था, 48 लाख 15,862, उसमें से 30 लाख का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पशन क्लेम किया। अभी दिख नहीं रहा हो, यू कैन सी हियर 30 लाख का एग्जाम्पशन आपने यहाँ से क्लेम किया। तो इसके बाद देखो અહીંયા થી અહીંયા આ બેનો ડિફરન્સ તમે જુઓ કે આટલો કેપિટલ ગેઇન છે, આટલું એક્ઝમ્પશન ક્લેમ કર્યું, मतलब 18,15,682
देखो उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं नियर टू 5 रुपीज। ओके, मतलब समझी लो कि 5 रुपया અહીંયા હોય ને, સપોઝ 18,000 ने 85 હોત ને તો કશું ના કરે, 85 હોત ને તો અહીંયા હું 90 કરી દે। यहाँ 82 है, मतलब 5 से कम है यहाँ लास्ट फिगर, तो 2 को इग्नोर करके मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ। राउंड ऑफ करके जो फिगर आई 18,15,680, दिस इज माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन विच आई हैव टू पे दी टैक्स। से राउंड ऑफ करके ये फिगर आई। ओके, so this is the example of capital gain। okay, so all of you understood this example? Anyone has any doubt, any question in this example? No, sir. Okay, No, sir. so see in exam also this kind of example will be there। ये 54 EC है तो 54 EC की जगह डबल ई आ सकता है, 54 की जगह 54 V आ सकता है। तो ये एग्जाम्पशंस जितने हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना और ये एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना। जनरली ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल आएगा, ऐसा समझ के चलिए, ठीक है। So all majority of points can get covered in this sum। हेलो, यस। आपने जो सॉल्व किया वो स्क्रीन दिखाओ ना 1 मिनट। ये मैंने बेटा आधा ही किया ना स्क्रीन, यहाँ से यहाँ तक आया बेटा। ये मेरा 25 लाख का एग्जाम्पशन हुआ। देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पशन, ये मेरा 54 का एग्जाम्पशन हुआ। आगे मेरा वो भी गिन देते हैं कि एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, क्योंकि उसने वो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया। तो बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट किया? 5 लाख। तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट ये किया है। देखो मेरा कैपिटल गेन कितना था, ये वाला। इसमें से ये तीनों मैंने, देखो ये दोनों एग्जाम्पशन मुझे 54 में मिल रहा है। ये वाला 54 का है, ये 54 EC का एग्जाम्पशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ डाउट है बेटा? यहाँ पे देखो 80 लाख की असेट थी। ओके, मतलब 80 लाख में मैंने बेची, तो 80 लाख में नहीं बेची, 70 में बेची। लेकिन ये दोनों में से जो हायर है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल कंसीडरेशन, विच एवर इज हायर दैट इज माय सेल फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, उसमें से एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर लेस किए, मेरा नेट कंसीडरेशन मिला। तो मैंने इसमें से जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, इसीलिए हमने क्या किया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20,50,000 में जो असेट बाई की थी उस पर इंडेक्सेशन अप्लाई किया। तो मेरा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ, तो यहाँ से मैंने इसको लेस किया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको लेना है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा खर्चा नहीं दिया कि घर ने तमें रिनोवेट કર્યું खरीद्या પછી, तो नहीं दिया, तो वो हम नील लेंगे यहाँ पे। ये मेरा कैपिटल गेन आ गया। लेकिन कैपिटल गेन्स देखो मैक्सिमम एग्जाम्पशन आपको कितना मिल सकता है, इतना। अभी आपने एक नया घर खरीदा और वो कैपिटल गेन स्कीम में 10 लाख डाले, तो ये दोनों को मिला के 54 के सेक्शन में ये दो एग्जाम्पशन मिलेंगे। और 54 EC में आपने नए बॉन्ड बाय किए तो उसके 5 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो ये सब करके आपको जो भी आएगा, दिस इज योर टैक्सेबल कैपिटल गेन। राउंड ऑफ करके जो फिगर आती है, देखो ये आपका 18,15,862, 15,15,862, दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर उसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ तो 18,15,860, दिस इज माई टैक्सेबल कैपिटल गेन। ओके, नाउ टेल मी एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सर यस बेटा। सर ये हम डायरेक्ट सेक्शन एग्जाम्पशन है और डायरेक्ट हम लेस कर सकते हैं, या उसमें हमें एग्जाम मीन के ये सेक्शन लिखना पड़ेगा कि ये हम इस सेक्शन के अंडर में से लेस करते हैं? बेटा सेक्शन तो लिखना पड़ेगा ना, आपको इतने सारे सेक्शन पढ़ा है। ओके, तो सेक्शन कोड करना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में। देखो यहाँ पे भी लिखा है, तो घर के सामने घर है तो सेक्शन 54, घर के सामने बॉन्ड है तो, क्योंकि देखो यहाँ आपने ये भी स्पेसिफाई किया है कि भाई 6 महीने में बाय करने पड़ेंगे, तो 54 इसी का एग्जाम्पशन मिल रहा है। डायरेक्ट एग्जाम्पशन करके लिखोगे, यू विल नॉट गेट द मार्क्स, यू आर सपोज टू स्पेसिफाई द सेक्शन, और वही ये सेक्शन का नॉलेज चेक करने के लिए ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सेक्शन आपको बेटा लिखना पड़ेगा। तो सेक्शंस देखो मैं आपको इम्पोर्टेंट सेक्शंस बता देता हूँ, जनरली ऐसा ही आएगा एग्जाम्पल। लेकिन अगर कोई दूसरा सेक्शन भी आता है तो ये इंडिविजुअल और HCF के, मतलब देखो इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन से, 54 है, 54B है, ओके, 54, 54B, 54 EC एंड डबल ई, इतने 4 सेक्शन पे ही आप ध्यान दीजिए एग्जाम के लिए। कौन से 4 सेक्शन? 54, 54B, EC एंड डबल ई, ये 4 सेक्शन सम्स में आ सकते हैं। बाकी के
सब देखो जो नॉन इंडिविजुअल एसएससी के हैं ये सब यू रीड वंस, ओके। शॉर्ट नोट या दूसरा कुछ केस स्टडी छोटा सा आ सकता है, मैंने आपको बताया आज क्लास में कि 10 मार्क का ही कैपिटल गेन का एग्जाम्पल होगा, उसके साथ 10 मार्क 5 मार्क में कुछ भी आ सकता है, आपको दूसरे से करने हैं। लेकिन एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलूँ कि एग्जाम में सम गणवानो છે, સમ માટે આ 4 સેક્શન પૂરતા છે, सेक्शन 54, 54B, EC एंड डबल इतना ही आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई दूसरा डाउट, कोई क्वेश्चन है आपको? हेलो, समझ No, में आ sir. गया No, sir. गेम का सम? No, sir. ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस सम, यू हैव अ सम का सॉल्यूशन है, ओके। तो ये सम एक दो बार देख लीजिए क्या है, ठीक है। उसमें से देखो ये सेक्शन में ये सम में सेक्शन 50C का पॉइंट है, सेक्शन 54 का पॉइंट है, 54 EC का पॉइंट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर देखो इंडेक्सेशन, मैंने यहाँ ये सम में कुछ नया अगर एग्जाम में आए तो क्या आ सकता है, તમને कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट પણ આપ્યું હોય कि एसेट इज परचेज फॉर, देखो ये सम है, देखो आगे थोड़ा एलाबोरेट करके बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा ही हैज बॉट द प्रॉपर्टी वाज परचेज बाय हिम फॉर रुपीज 20,50,000 इन द ईयर 2013, ओके। फिर आपको लिखा है कि ही हैज इनकर्ड द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ रुपीज 5 लाख इन द ईयर 2015। तो आपको ये इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट देखो 2001 के बाद है, तो यहाँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना, वहाँ पे 5 लाख, फिर 2015 का जो भी ईयर ऑफ ट्रांसफर का जो ये है आपका CI है उससे मल्टीप्लाई करो, और 2015 का जो आपको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दिया उससे डिवाइड करो। जैसे यहाँ पे मैंने 2013 से डिवाइड किया, उसका कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन सॉरी CI क्या था 220, तो 220 से डिवाइड किया। तो वैसे अगर सपोज समझ लो कि यहाँ सपोज आपको बोला है कि भाई उसने 2015 में 5 लाख का खर्चा किया, तो यहाँ 5 लाख ले लो, इसको 331 से डिवाइड कर, सपोज समझ लो ये अभी इमेजनरी में लिखता हूँ 225 है, तो ऐसे करके सपोज एक फिगर आई 7 लाख रुपया, तो यहाँ 7 लाख आपको लिख देना है। तो ये पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। यहाँ सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया, लेकिन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी अगर दिया है तो उसमें भी इंडेक्सेशन ऐसे अप्लाई करके आप इम्प्रूवमेंट का वैल्यू ले सकते हो। लेकिन आप इम्प्रूवमेंट को यहाँ लिखना कब है, इफ इम्प्रूवमेंट एक्सपेंस इज इनकर्ड आफ्टर 1/4/2001, इसके पहले का कोई इम्प्रूवमेंट का खर्चा है तो यहाँ नील ही लिख के चलने दो, कुछ करना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद का दिया है वो लॉन्ग टर्म वाला असेट है, तो आपको हमेशा, और जरूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट પણ હોઈ શકે, તો 24 મંથથી ઓછો પીરિયડ હોય કે 36 મંથથી પણ ઓછો પીરિયડ હોય જે સ્પેસિફાઈડ એસેટ છે એમાં, તો दिस कैन बी ए शॉर्ट टर्म कैपिटल। लेकिन देखो जनरली लॉन्ग टर्म वाला ही उसमें से ही मेजोरिटी एग्जाम्पशन मिलते हैं, तो लॉन्ग टर्म पे ही ध्यान रख के आप एग्जाम में प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। Yes, sir. ओके, एनी क्वेश्चन, देखो एनी डाउट कुछ है आपको कैपिटल गेन में? तो आई एम डिक्लेयरिंग दिस चैप्टर कैपिटल गेन इज ओवर हियर, सॉरी कैपिटल गेन अभी ओवर नहीं हुआ, छोटे छोटे दूसरे 2 सम्स है यहाँ पीछे वाले नेक्स्ट पेज पे, मतलब केस स्टडी जैसा है वो हम देख लेते हैं। देखो ये सम था हमारा, ये सम की कुछ नोट्स भी लिखी गई है। तो देखो एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द री इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, एंड इन दिस केस एग्जाम्पशन वुड बी अवेलेबल ओनली फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड or purchasing a new house and amount deposited in the construction of additional floor of the same house since together constitute one residential house। मतलब देखो जनरली શું હોય કે તમને મેં સેક્શન 54 બનાવ્યો ત્યારે શું કીધું કે તમે એક ઘર 54 નું એક્ઝમ્પશન તમારે જોતું હોય તો એક ઘરની સામે તમારે मतलब यू आर सेलिंग एंड यू कैन बाय दी अनदर हाउस। और देखो अगर वो कैपिटल गेन का अमाउंट वो 2 करोड़ वाला एक पॉइंट था कि देखो कि आपको यू हैव टू बाय वन अनदर हाउस, एक घर बेचा है और उसके कैपिटल गेन के सामने दूसरा घर का एग्जम्पशन आपको चाहिए, तो यू हैव टू बाय दी अनदर हाउस। ओके, लेकिन देखो आप 2 घर भी कर सकते हो when the capital gain amount is up to
2 crore. It can be a 2 house for the person having capital gain up to 2 crore. मतलब एक घर या 2 घर खरीद सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे ये एसएससी ने क्या किया, एक ही घर खरीदा और वही घर के ऊपर दूसरा फ्लोर बनाने के लिए उसने कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा डाला है। तो दोनों को एक ही प्रॉपर्टी हम गिनेंगे और वो दोनों का जो ये 10 लाख और 15 लाख करके 25 लाख का हमने एग्जम्पशन क्लेम किया है, उसके लिए नोट लिखा है कि वो दोनों घर दो बार उसने, मतलब एक बार 10 लाख 15 लाख का घर खरीदा और 10 लाख उसने कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट स्कीम में डाला, तो जो इट इज ट्रीटेड एज दैट इट इज वन प्रॉपर्टी ओनली, एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन का 25 लाख का एग्जम्पशन 54 में मिलेगा। ऐसी एक नोट लिखिए, तो ठीक है, वो हमने समझ ही लिया। नाउ ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल जैसा है, एक केस स्टडी जैसा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो कि मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन हिज बिजनेस। देखो मिस्टर ए कोई इंडिविजुअल है और वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। नाउ हिज स्टॉक एंड मशीनरी वर डैमेज एंड डिस्ट्रॉय इन दी फायर एक्सीडेंट। ओके, तो कोई फायर एक्सीडेंट हुआ और उसका पूरा दुकान जल गया, दुकान के अंदर स्टॉक था वो भी जल गया और उसके पास जो मशीनरी थी वो भी जल गई। अभी देखो टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक डैमेज वाज 6,50,000। जो स्टॉक डैमेज थी एनी वैल्यू कितनी थी, 6,50,000, एंड सर्टेन पोर्शन ऑफ द मशीनरी कुड बी सैल्वेज। मतलब मशीनरी માંથી થોડો ઘણો કંઈક salvage value વધી, मतलब स्क्रैप જેવું કંઈક વધી। ओके, नाउ सी ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक, जो भी ये जो मशीनरी है वो मशीनरी की ओपनिंग WDV, क्योंकि बिजनेस के लिए एसेट यूज हो रही है, तो ओपनिंग WDV ऑफ द मशीनरी क्या थी, क्योंकि मशीनरी की ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/2022 वाज 10,80,000। ओके, नाउ ड्यूरिंग द process of safeguarding the machinery and firefighting operations, Mr. A lost his gold chain. જ્યારે આગ લાગી ત્યારે એની ગોલ્ડ ચેન પણ એની ખોવાઈ ગઈ કે આગમાં જે દોડાદોડી કરતો હશે એમાં ગોલ્ડ ચેન પડી ગઈ। वो गोल्ड चेन भी उसका और एंड डायमंड रिंग, वो दो चीजें मतलब ही लॉस्ट दैट ही हैज परचेज इन द ईयर 2004 फॉर ₹1,20,000। तो दोनों उसने 1,20,000 में 2004 में बाय किया है और उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ दिस आइटम्स एज ऑन द डेट ऑफ फायर एक्सीडेंट वाज 1,80,000। उसकी फायर वैल्यू फायर एक्सीडेंट हुआ उस दिन, वैल्यू कितनी थी, दैट वाज 1,80,000। अभी इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस ले रखा था और इंश्योरेंस के पैसे उसको मिले। नाउ मिस्टर ए हैज रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। देखो उसका जो स्टॉक जल गया था उसके सामने उसको 4,80,000 मिला, उसका जो मशीनरी डैमेज हुआ था उसके सामने उसको 6 लाख मिला, उसका जो गोल्ड चेन था उसके सामने उसको 1,80,000 मिला। Now you are requested to briefly comment on the tax treatment of the above 3 items under the provisions of the income tax। तो आपकी 3 आइटम जल गई या चोरी हो गई, गिर गई, उसके सामने आपने इंश्योरेंस ले रखा था और इंश्योरेंस कंपनी से आपको अलग अलग पैसे मिले। तो इंश्योरेंस का जो पैसा मिला उसकी ट्रीटमेंट आप इनकम टैक्स के एंगल से कैसे करें। तो बिफोर वी डिस्कस वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई विथ यू, जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है इट इज ट्रीटेड एज योर इनकम। ओके, और कोई भी कैपिटल असेट के सामने अगर आपको पैसा मिलता है, कैपिटल असेट सपोज आई लॉस्ट एंड अगेंस्ट दैट आई हैव रिसीव्ड द मनी एंड इफ इट देन इट इज ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। सपोज मारी पास एक मशीनरी હતી 1 लाख में खरीदी, वे मशीनरी में इंश्योरेंस कीधो, नाउ मशीनरी इज लॉस्ट। अभी इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, उसने वैल्यूएशन किया और उनको लगता है कि भाई हेमंत भाई को 1.5 लाख मिलना चाहिए, तो दे हैव गिवन मी 1,50,000। देखो मशीनरी आई हैव परचेज फॉर 1 लाख एंड आई हैव रिसीव्ड दी 1,50,000 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो 50,000 જે વધારાના મળ્યા, देखो मशीनरी डेप्रिसिएबल असेट છે, 50,000 જે વધારાના મળ્યા એન્ડ दैट इज माय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड इट इज टैक्सेबल अंडर देयर कैपिटल। ठीक है, और जब भी तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इंश्योरेंस के सामने पैसा मिलता है तो इंश्योरेंस डैमेज होता है उसको ट्रांसफर गिना जाता है और उसमें अगर आपको पैसा ज़्यादा मिला इंश्योरेंस कंपनी से तो इट इज़ अ कैपिटल गेन।
कम पैसा मिला, सपोज 1 लाख નું મશીન હતું, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની મને 75,000 રૂપિયા જ આપે, 25,000 મારો કેપિટલ લોસ કહેવાશે. તો અહીંયા તમને બધી વસ્તુઓ ખોવાઈ ગઈ છે, એની સામે અલગ અલગ પૈસા મળ્યા છે, એની ટ્રીટમેન્ટ શું કરશો? દેખો, તમને સ્ટોકની સામે 4,80,000 રૂપિયા સ્ટોક હતો કેટલાનો? એટલે સ્ટોક 6,50,000નો, 4,80,000 માં. तो जो ऑल स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल एसेट, आई हैव डिस्कस विथ यू. तो स्टॉक के सामने जो 4,80,000 मिलता है, ओके, तो वो 4,80,000 इज ऑल्सो ट्रीटेड एज योर इनकम, बट इट इज ट्रीटेड एज इनकम अंडर देयर कैपिटल गेन. જ્યારે કેપિટલ ગેન, સોરી કેપિટલ ગેન નહીં, પણ શું કહેવાશે? પીજીબીપી. કેમ પીજીબીપી? કારણ કે તમારો સ્ટોક તમારા બિઝનેસનો છે. तो बिजनेस में क्या होता है कि जब भी आप सपोज समझ लो, सपोज मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 6 लाख रुपए, ओके, और ये 6 लाख का ओपनिंग स्टॉक डैमेज हो गया, ओके, तो मैं अपने P&L में इसकी ट्रीटमेंट क्या दूंगा? P&L के अंदर P&L में डैमेज फॉर अगेंस्ट फायर, यहाँ पे पूरा 6 लाख में डैमेज यहाँ दिखा दूंगा. और देखो, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 4,80,000 मिला, 4 लाख रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो ये मेरी बिजनेस इनकम है. ओके, तो अल्टीमेटली जब भी हम पीजीबीपी, मतलब ये जो भी लॉस है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस मेरा बिजनेस लॉस है. और वो लॉस कहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा? दैट विल गेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड बाय वी कैलकुलेटिंग द पीजीबीपी एग्जांपल. तो देखो यहाँ पे लिखा है कि कॉम्पेंसेशन स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं है, यानी compensation received from the insurance company towards the loss or damage in the trade to be contributed as a trading receipt. Hence 4,80,000 received as an insurance claim for the loss of stock has to be assessed under the head profit and gains of business and profession. तो આને 4,80,000 ને શું કરીશું? પીજીબીપી માં અને બિઝનેસ ઇન્કમ ગણીશું, અને જે 6 લાખનો સ્ટોક બળી ગયો છે એને બિઝનેસ લોસ ગણીશું. એ રીતના આપણે પીજીબીપીના સમમાં બેવની ઇમ્પેક્ટ આપીશું. ઓકે, તો मतलब वैसे पीजीबीपी की इनकम में क्या होगा? 4,80,000 ऐसे बिजनेस इनकम ऐड होगा और ये अलाउेबल एक्सपेंस करके उसका डिडक्शन आपको मिलेगा. तो अल्टीमेटली ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1,20,000 का, वो लॉस में रिजल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये पीजीबीपी में जाएगा ये. ठीक है, so the assessee can claim the value of stock destroyed by the fire as a revenue loss. જે 1,20,000 નો લોસ ગયો ને, એટલે રેવન્યુ લોસ ગણાશે while computing the income under their profit and gains of business and profession. તો ये લોસ ગણી લેશે. તો તમારે આવું નથી કરવું કે 6 લાખનો સ્ટોક મારો 4,80,000 જ મળે આની સામે, 1,20,000 નો લોસ ગયો, so that he can debit in the P&L, okay, and he can compute the business income accordingly. Okay, તો એની ઇમ્પેક્ટ તો બિઝનેસમાં જશે. હવે સપોઝ સમજી લો કે મશીનરી હતી. હવે જો મશીનરી તમારી તમે કેટલામાં બાય કરી હતી? મશીનરી ઇઝ ઓલવેઝ અ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ એસેટ ધેટ યુ નો. WDV એની 10,80,000 હતી, ઓપનિંગ WDV. ઓકે, હવે 10,80,000 હતી. વોટ વોઝ ધ ઓપનિંગ WDV? 10,80,000. और सी डैमेज ऑफ द मशीनरी के सामने आपको 6 लाख रुपया आपको मिला. ओके, तो ये जो डिफरेंस है, देखो, दिस क्वेश्चन डज नॉट मेंशन वेदर द साल्वेज ऑफ द मशीनरी इज टेकन ओवर बाय द इंश्योरेंस कंपनी और नॉट. ओके, वी एज्यूम दैट कि मशीनरी का जो साल्वेज मतलब जो स्क्रैप है वो इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया. और देखो यहाँ पे देयरफॉर ₹4,80,000 बीइंग एक्सेस अमाउंट, एक्सेस रिटर्न डाउन वैल्यू over the insurance compensation will be assessable as short term capital loss. मतलब यहाँ पे देखो आपका ये 10,80,000 का ओपनिंग WDV था और उसके सामने आपको मिला कितना? 6 लाख. तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है that is your short term capital loss. तो ये 4,80,000, 6 लाख और 10,80,000 के बीच का जो डिफरेंस है 4,80,000, that is your loss, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जो कि कैपिटल एसेट है. जो मशीनरी है वो कैपिटल एसेट है. 10 लाख का मशीनरी था, 10,80,000 का, उसके सामने इंश्योरेंस कंपनी से आपको 6 लाख ही मिला. तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और वो कैपिटल लॉस गिना जाएगा. अभी आपको देखो गोल्ड चेन का क्या हुआ. गोल्ड चेन आपने बाय कितने में की थी? तो गोल्ड चेन वॉज परचेज इन द ईयर 2004 में उसको आपने 1,20,000 में खरीदा और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,80 है. ठीक है, तो उसका क्या करेंगे? उसकी क्या इम्पैक्ट आएगी? देखो, गोल्ड चेन एंड डायमंड
These are the capital asset. Therefore, and see, not a personal effect. वो personal effect नहीं है, वो capital asset है. Okay. वो capital asset आप सबको पता है. And the profit and gain arise in the previous year. Okay. उसको बेचने से capital gain हुआ और उसको destroy होने से insurance company ने भी दिया. That is treated as a capital gain income. And see, the capital gain is to be computed by reducing the index cost of acquisition of the jewelry from the insurance compensation. मतलब देखो यहाँ कैसे कैलकुलेशन होगा वो ये नहीं बता दिया, सिर्फ आपको आंसर दिया है कि તમારી મશીન આ કેટલામાં ખરીદી હતી તમે અહીંયા કેવી રીતના જ્વેલરીનું મારે સપોઝ કેલ્ક્યુલેટ आपको मिला कितनी, so that is my full value of consideration. Full value of consideration, sorry, what is my full value of consideration? Full value of consideration is rupees 1,80,000. ओके, मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया? 1,20,000. अभी असेट को मैंने बाय कितने में किया? देखो, असेट मैंने बाय किया था 2004 में. ओके, अप्रैल 2004, और उसको मैंने 1,20 में बाय किया. तो 2004 यहाँ से मैं क्या करूँगा कि आई विल, हेलो प्लीज, हेलो, આવું છું થોડી વારમાં, હજુ ક્લાસ ચાલુ છે મારો. हाँ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है 2004 में તમે ખરીદી હતી, 22-23 માં એ ડિસ્ટ્રોય થાય છે અને તમને એના પૈસા મળે છે. અહીંયા તમારે આમાંથી ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન લેસ થાય. તો જો અહીંયા તમારે અસેટ ઓરિજિનલી બાય કેટલામાં કરી હતી? 1,20 માં. તો તમારે 331 આ વર્ષની લેશો અને 2004-5 ની કેટલો CII હતો? સપોઝ સમજી લો CII 2000 આપણે લઈ લઈએ. सर 109. Just take 109 here, और ये करने से जो भी सपोज वैल्यू आई, ये जो 1,20,000 है मल्टीप्लाई बाय 331 डिवाइडेड बाय 109, ऐसा करेंगे तो एक वैल्यू आती है 3 लाख समथिंग आता है ना, 3,64,403, 3,64,403 ये वैल्यू आती है. देखो, હવે મને ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ કેટલા આપ્યા? તો 1,80. હવે આ સેટ મેં બાય કરી હતી, એક સાઈડમાં પણ એનું ઇન્ડેક્સેશન એપ્લાય કર્યા પછી એની વેલ્યુ આ આવે છે. એનો મતલબ અહીંયા મને કેપિટલ ગેઇન નહીં, પણ આ બે વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે that is my, जो भी आता है 1,80,000 कैपिटल लॉस क्या आएगा? तो that is my capital loss. ओके, तो यहाँ पे तीनों की क्या ट्रीटमेंट है वो देखा गया है कि भाई आपका स्टॉक लॉस हो गया तो वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा, लेकिन वो जाएगा PGBP में. मशीनरी का जो पैसा मिला है और उसमें अगर सपोज ज़्यादा मिला होता तो कैपिटल गेन हुआ होता तो यहाँ टैक्सेबल होता, लेकिन आपको यहाँ पैसा कम मिला है तो वो भी कैपिटल लॉस है. और हमने ज्वेलरी का भी कैलकुलेट किया कि भाई यहाँ पे भी कैपिटल गेन में कैपिटल लॉस ही हो रहा है और वो कैपिटल लॉस है, दैट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल लॉस, तो वो कैपिटल लॉस गिना जाएगा. ओके, और इट विल बी एडजस्टेड, मतलब आप जब भी टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं उसमें कैपिटल लॉस के फॉर्म में उसको आपको दिखाना है. ओके, so this was the chapter capital gain. Okay, you have to concentrate more on these 54 series, indexation, and mostly on this example. I'm telling you this example is having the 10 marks weightage, so you prepare accordingly. Okay, और आपको मैंने ये भी बताया कि this example is more simple than the other sources example. Okay, तो अगर आप कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम्पल देखने के बाद कि ना થઈ सकते मराठी, तो यू गो फॉर दिस. ओके, और इसके साथ जो है छोटा 5 मार्क का वो क्या है वो देख लेना. अगर उसमें भी कॉन्फिडेंस है तो यू कैन गो फॉर कैपिटल गेन एग्जाम्पल. ठीक है, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माय टुडेज लेक्चर. ओके, टुमोरो डू यू हैव एनी લેક્ચર ઇન ધી મોર્નિંગ? નહીં, કાલે પણ આપણે સાંજે જ મળીશું, કારણ કે મારે બીજા ક્લાસમાં हजू PGBP सम बाकी है और मेरा डिप्लोमा का भी लेक्चर बाकी है. तो कल तो हम सुबह में ही, मतलब टुमारो वी विल हैव अ लेक्चर
in the evening session only. Okay, मतलब જે ક્લાસમાં રેગ્યુલર મારો લેક્ચર હશે ત્યાં એ ક્લાસમાં હું आविस जी 5 वाला जो स्टूडेंट है डीबी ओके, वो क्लास में मेरा रेगुलर लेक्चर होगा और हमारा जो इवनिंग का लेक्चर है वो चालू ही रहेगा अभी 1-2 दिन। ओके, माय टारगेट इज टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय 38। ओके, 30 तारीख तक कंप्लीट करना है, अगर उससे पहले हो जाता है तो उससे पहले, लेकिन आज मैं कैपिटल गेन चैप्टर दैट आई डिक्लेयर दैट इट इज ओवर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। ओके, I hope that you have understood this. You can leave. Okay, Yes, good night sir. to all of you. If you have any question, you can ask. Good night. ठीक है?